we'll start again. हाँ जी, हाँ। हाँ, तो ये सेशन है आपका सेशन 20 यानी सेशन 20 फरवरी 9 1981 का सेशन है ये, ठीक है? तो इसमें जैसे रा हमेशा करता है, वो कहता है कि हम तुम्हारा स्वागत करते हैं उस रचयिता के प्रेम और उसकी रोशनी में, ठीक है? तो उसके बाद डॉन पहला सवाल करता है। डॉन कहता है कि मुझे लग रहा है कि इस किताब को आगे चलाने का ना सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम ये मतलब इवोल्यूशन मतलब ये शुरुआत हुई कैसे? मतलब इंसान से के मतलब पीछे से जो चली आ रही है पेड़-पौधों से इंसान बनना, इंसान से फिर अब आगे जाएँगे, जो भी बने होगा। कह रहा उसके बारे में अगर बात करें तो ज़्यादा सही रहेगा किताब में ताकि हम आगे बढ़ सकें। कह रहे कि हम जानना चाहते हैं कि ये जो तीसरी घनत्वता में आते हैं ना पहले से, मतलब जो लोग पीछे से होते हैं जैसे पेड़-पौधे हो गए, वो किस तरीके से तीसरी घनत्वता में आते हैं और वो भी आगे कैसे-कैसे चलते हुए जाते हैं। तो अगर इस तरीके के सवाल किए जाएँ ना, तो कहते हैं कि मुझे वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये दूसरी घनत्वता वाले जो मतलब जो अब तो जैसे इंसान बन गए लोग, कि भई हेलो? ना सॉरी, ओके। मेरे तो बेटे ने फ़ोन लगा दिया था। ओके, ओके। तो हुँ, यहाँ पर वो सवाल करता है कि जैसे कि तीसरी घनत्वता में आ गए लोग मतलब इंसान बन गए हैं, तो लेकिन अभी अभी भी कुछ क्या कहते हैं पेड़-पौधे और जानवर वो पीछे चलते हुए हैं, मतलब अभी भी हैं वो हमारे आस-पास। तो वो तीसरी घनत्वता में क्यों नहीं आया? जो कि बहुत अच्छा लॉजिकल सवाल है, कि अगर आप अपने आप से भी पूछो ना कि अगर हम बंदरों से बने हैं, तो सारे बंदर क्यों नहीं है फिर हमारे जैसे? ये एक बड़ा लॉजिकल सा सवाल पूछा है उसने एक्चुअली में। हुँ, तो रा उसे जवाब देता है कि देखो दोस्त ऐसा होता है कि जो ये जो दूसरी घनत्वता के लोग होते हैं ना मतलब सेकंड डेंसिटी के लोग होते हैं, चाहे जानवर हो, पेड़ हों, ये सारे हों, कह रहे हैं उनका जो कर्म रह जाता है ना, मतलब वो अभी तक अपने पूरे लेसन ले नहीं पाए, अपनी दिशा नहीं वो कर पाए कि भई मुझे इसमें जाना है, नहीं जाना है, अभी कन्फ्यूजन में है, उसे जाना नहीं है अभी। तो जैसे कि वो बोलता है ना कि मतलब अगर थर्ड डेंसिटी में भी अगर हम लोग हैं, अगर एक साइड नहीं चूज़ की, या तो सर्विस टू सेल्फ या सर्विस टू अदर्स। अगर इन दोनों में से कुछ चूज़ नहीं किया, तो तीसरी घनत्वता दोबारा यानी इस इंसान के जैसी दोबारा रिपीट करनी पड़ जाएगी। तो कह रहे हुँ, हैं इसी तरीके से वहाँ पर भी होता है। कह रहे हैं कि वहाँ पर उन्होंने डिसाइड नहीं किया और जब उन्होंने डिसाइड नहीं किया, तो वो पीछे ही रह गए। कह रहे इसीलिए हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि वो जो दूसरी घनत्वता के लोग हैं ना, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आ रहे हैं। वो अपने बचे हुए कर्म के जो चक्र है ना, उसको धीरे-धीरे पूरा करते हुए आ रहे हैं ताकि वो तीसरी घनत्वता में अंदर आ सकें। तो अभी वो धीरे-धीरे आएँगे। इसके बाद दूसरा सवाल फिर डॉन उससे करता है। डॉन कहता है कि इसका मतलब है कि ये जो तीसरी घनत्वता है, ये जो 75 साल पहले वाली जो है, आप कह रहे हो ना कि 75,000 साल पहले ये इंसानों की घनत्वता शुरू हुई थी। मतलब इंसानों का आना शुरू हुआ था इस धरती के ऊपर। तो कह रहे हैं इसका मतलब कुछ थे जो अटक के रह गए थे उस टाइम पर, उससे पहले मतलब 75,000 साल से पहले कुछ ये पेड़-पौधे और जंगल वगैरह ही बन के रह गए थे। और ये जितने भी है ये बाकी इस तीसरी घनत्वता के लोगों के साथ मतलब इंसानों के साथ अपनी ज़िंदगियाँ अभी भी जी रहे हैं, है ना? ताकि वो भी तीसरी घनत्वता में आ सकें। तो रा कहता है हाँ, ये तुम काफ़ी हद तक बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब रा को समझ में आ गया था कि हाँ, अब डॉन को थोड़ा समझ में आने लगा है। तो तीसरे सवाल में डॉन उससे कहता है तो सो मोर एंड मोर तो हाँ, कहता है कि तो इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी घनत्वता की प्रजातियाँ, चाहे पेड़ हों, पौधे हों, जानवर हो, कोई भी हो, वो अब तीसरी घनत्वता में आ रहे हैं, है ना? कह रहे कि आप कोई मुझे ऐसा उदाहरण दे सकते हो जो दूसरी घनत्वता से तीसरी घनत्वता में आया हो, अभी कुछ ही मतलब रिसेंट पास्ट में मतलब 30-40 साल में या 50 साल में, 100 साल में, ऐसे कुछ जवाब दे सकते हो आप हमें? तो रा कहता है देखो दोस्त ज़्यादातर सामान्य तरीके से दूसरी घनत्वता से तीसरी घनत्वता में तुम्हारे पालतू जानवर आते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप ही जानवर पाल रहे हो अभी। यार ये जानवर पालने का तो पता नहीं कब से चल रहा है। जब से इंसान इस धरती के ऊपर आया उसने किसी न किसी तरीके के जानवर तो पाले ही है ना। चाहे उसने गाय पाली हो, भेड़ पाली हो, बकरी पाली हो, कुछ भी पाली हो। वो उनके साथ ही रहते थे। कह रहे तो ज़्यादातर ये हैं पालतू जानवर जो दूसरी घनत्वता से तीसरी घनत्वता में आते हैं। कह रहे ताकि उनको अपना होने का एहसास तीसरी घनत्वता के लोगों से जुड़कर मिल सके। मतलब वो जो पालतू जानवर है ना, वो इंसान के साथ जब रहना शुरू करेगा तो उसको अपना होने का एहसास होने लग जाता है, कि हाँ, मैं भी हूँ, मेरा भी कुछ नाम है, मेरी भी कुछ आइडेंटिटी है, तो वो आने लग जाती है उसके अंदर। तो कहता है इस संबंध के होने के कारण वह तेज़ी से इंसान बनने की श्रेणी में आ जाते हैं। जिसको तुम मरने के बाद बोलते हो। कहने का मतलब है, जब वो जानवर किसी का भी पालतू जानवर हो वो मरेगा ना,
तो अगला जन्म जो उसका होगा, वो इंसान का हो जाएगा क्योंकि वो सीखता हुआ उस इंसान के साथ रहते हुए उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहा होता है और फिर वो भी आगे बनने शुरू हो जाता है। कह रहे हैं कि और इसी की वजह से वह दोबारा वापस दूसरी घनत्वता में नहीं जा सकता या नहीं जाता है, ठीक है? वो जानवर वाली श्रेणी में वापस जाना पसंद नहीं करता। वो कहता है कि अब तो मैं इंसान बन गया हूँ, अब मैं इंसान ही वापस आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब आपसे भी कोई पूछे कि यार तू दोबारा जाके अगर मैं तेरे को बोलूँ जंगली सूअर बनना पसंद करेगा या फिर किसी का कुत्ता बनना पसंद करेगा? तो वो कहेगा, "यार मैं क्यों बनूँगा? मैं तो अच्छा खासा इंसान हूँ, मैं क्यों बनूँगा दोबारा वहाँ पे जाके जानवर?" तो कह रहे हैं इसी वजह से वो चुनता नहीं है। इंसान भी अगर एक बार मर जाएगा ना, उसकी आत्मा जब वहाँ जाएगी, वो अपने पुराने सारे जितने भी उसके अनुभव होते हैं, उसको सारों सारों को देखती है वो, कि हाँ भाई ये सारे मेरे अनुभव थे। अब अगर वो इंसान है, तो वो कोई ऐसा प्लैनेट, ऐसा ग्रह चूज़ करेगा, जहाँ पर वो इंसान की ही रूप में जा सके। इंसान मतलब ये ज़रूरी नहीं है शरीर ऐसा हो, मतलब हमारे जैसा हो। हो सकता है कि कुछ अलग हो, किसी और जगह जिनको आप एलियन-पेलियन बोल देते हो, ठीक है ना? तो हो सकता है उनके जैसा हो, कह रहे तो वो उस जगह पे पैदा हो सकता है वो। ये ज़रूरी नहीं है कि वो इसी इसी धरती के ऊपर दोबारा रिपीट करेगा। तो वो उसकी इच्छा होती है, उसे उस इंसान के रूप में कहाँ पे दोबारा पैदा होना है, ठीक है? इसके बाद सॉरी, तो इसका इसके मतलब बाद पा हुँ, इसका मतलब कि जो हाँ जी, हाँ जंगली जी। जानवर हैं, जिनका कोई नाम नहीं, जिनको अपनी पहचान का नहीं पता, वो थर्ड डेंसिटी में नहीं आते। सिर्फ कुत्ते बिल्ली, जिनको हम लोग, या गाय, जिनको हम पालते हैं, उन्हें नाम देते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, वही थर्ड डेंसिटी में आते हैं। हाँ, मतलब मैम मैक्सिमम केसेज़ में ऐसा ही होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ना कि हम तो कुत्ते-बिल्ली सोच रहे हैं। अब किसी ने बहुत सारे घोड़े भी पाल रखे होते हैं, है ना? किसी ने कुछ ऐसे आपने देखे होंगे जो चरवाहे होते हैं, वो अपनी भेड़ों को ले लेके घूम रहे होते हैं इधर से उधर, है ना? मोटा मोटी मैंने 2-3 नाम लिए, ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ। मेरा पूछने का मतलब ये था कि जो जंगली जानवर होते हैं, जैसे शेर हो गया, हाँ, हाथी उनके हो लिए गया। मुश्किल होता है, उनके लिए मुश्किल होता है, हाँ, उनके लिए मुश्किल होता है ना। वो रिपीट ही करते रहते हैं, वो भी रिपीट करते रहते हैं। वो तब हो सकता है कि जब वो जंगली जानवर किसी इंसान के कॉन्टैक्ट में आ जाए, देख लेगी इंसान को और कहे हाँ, कि अरे यार ये क्या चीज़ है? ये तो मैंने नहीं देखी कभी। और वो जानबूझ के अपनी इच्छा से, जैसे होता है ना कभी कोई जैसे हम भी कभी पहाड़ों में जाते हैं तो कुछ-कुछ जगहों पे हम लोग ऐसे रुके थे, जहाँ पर ना जंगली जानवर आते थे, ये देखने के लिए कि इंसान क्या कर रहे हैं। करते कुछ नहीं थे वो, बस आ जाते थे, भालू आ जाता था, कभी क्या कहते हैं वो चीता आ जाता था, वो करने कुछ नहीं आते थे, मारने-वारने कुछ नहीं आते, वो देखने आते थे कि कर क्या रहे हैं ये। तो क्या तो ज़ू के उनकी इच्छा अंदर जो जंगली जानवर पाले होते हैं, जो हाँ, वो भी बनते जिनका हैं। जिनको नाम भी देते हैं, और जिनको जो ज़ू को सँभालने वाले या जानवरों को खाना देने वाले, उनको, उनके साथ बात भी करते होंगे, क्या पता? तो हाँ, क्या हाँ, बिल्कुल, 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 वो भी आते हैं। आ सकते हैं? अच्छा, ओके। हाँ, वो भी आ सकते हैं। वरना वो रिपीट करेंगे सेकंड डेंसिटी। हाँ, वरना वो सेकंड डेंसिटी रिपीट करेंगे। ठीक है, ओके। आई होप यू आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। किसी ने पूछा था यूट्यूब पे। हाँ जी, बोलिए, प्लीज कंटिन्यू। तो उसके बाद वो कहता है कि आप हमें ये बता सकते हैं कि कोई एक उदाहरण के हिसाब से बता सकते हैं कि दूसरी घनत्वता से तीसरी घनत्वता में वो जब आता है, तो वो क्या बनता है? तो रा कहता है कि दूसरी घनत्वता का प्राणी आकर तीसरी घनत्वता में जाता है ताकि वो तीसरी घनत्वता की शिक्षा ले सके। वो उस जगह पैदा होता है जहाँ उसे सामान्य सा ज्ञान मिले। मतलब नॉर्मली उसको ये पता चले कि हाँ भाई मैं भी इंसान नाम की कोई चीज़ हूँ मैं, बस इतना। तब अगले सवाल में वो ये कहता है क्या इन्हीं को इंसान बोलते हैं? मतलब एक छोटी-सी चीज़ को पूछने के लिए इन्होंने 2 सवाल कर दिए इसके लिए, इसलिए बुक इतनी लंबी खींची है ये। तो वो कहता है कि क्या इन्हीं को इंसान बोलते हैं हम? तो रा कहता है हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इन्हीं को इंसान बोलते हैं, जैसे जो तुम्हारे शरीर के जैसे होते हैं। तो रा कहता है तो इसका मतलब ये जो तेज़ी से बदलाव होता है कि मतलब एकदम से जानवर से इंसान के शरीर में आ जाते हैं, पूरा शरीर बदल गया, हाथों पे से मतलब बाल निकल गए, यो कह रहे हैं ना बॉडी हेयर लॉस्ट और ये सारी चीज़ें, स्ट्रक्चरल चेंजेज़, कह रहे शरीर का कंकाल भी अलग हो गया, सब कुछ अलग हो गया इनका। कह रहा है कि हमने सुना है कि अच्छा वो हाँ, सॉरी यहाँ पर ये बोलता है अच्छा तो ये इस तरीके से होता है। कह रहा है कि हमने सुना था एक एक वो साइंटिस्ट हुआ करता था, एक वैज्ञानिक हुआ करता था ड्यूई बी लार्सन। कह रहा है जिसने कहा था कि हर चीज़ या तो चलती हुई है या एक जगह पर भी ठहरी हुई है। तो उसके अंदर कंपन है किसी न किसी चीज़, किसी न किसी तरीके की। तो क्या मैं ये सही समझ रहा हूँ कि हाँ, इस तरीके की कोई कोई कंपन होती है हर चीज़ के अंदर? जिसकी वजह से ये जितनी भी चीज़ें हमें दिख रही हैं ना,
ये दिखना शुरू होती हैं इस कंपन की वजह से। तो कह रहे इसी की वजह से अलग-अलग तरीकों से हमें दिखना शुरू होती हैं कि जैसे कि मतलब दीवार अलग दिख रही है। मैम ये बहुत अच्छा सवाल है वैसे इसने डॉन ने जो किया है। कह रहे कि जैसे कि दीवार दिख रही है, टेबल दिख रही है, चेयर दिख रही है, मिट्टी दिख रही है, ये सारी चीज़ें। इसका मतलब इनके अंदर अलग-अलग जगह पर कहीं न कहीं कंपन है ना? वो जो क्या कहते हैं डुई बी लार्सन कह रहा था, क्या ये सही कह रहा था वो? क्या मैं उसको सही समझ पा रहा हूँ? ये तो इसमें ये जो कह रहा है कि दस क्रिएटिंग अ डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स, इसका मतलब हाँ। क्या है? पैरामीटर का मतलब हो गया कि मैम कंपन, यानी जो वाइब्रेशन है, उसका अलग-अलग लेवल पे वाइब्रेट करना। अब अलग अलग कोई हो तरीके सकता है से और नहीं, वॉल्यूम्स नहीं में, मैम, अच्छा। कंपन कंपन जो होती है ना, कंपन जो होती है, वो हम्म, अलग-अलग फ्रीक्वेंसी पे करती है। आपको अच्छा। याद होगा टेस्ला ने एक चीज़ कहा था कि हम्म, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक इन हम्म, टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसीज़। हाँ। इसके कहने का मतलब ये था कि कंपन और उसकी जो फ्रीक्वेंसीज़ होती है ना अलग-अलग, हम्म, उसमें अगर तुम समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पूरा ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो इस सवाल में जब उसने ये सवाल किया तो रा ने उसे कहा, "हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो।" तो इसके तो बाद एक और हाँ, इसके वो बाद आप शुरू पूछता कर है सकते हो। कि इसका मतलब ड्यूई लार्सन का फिजिक्स जो था, क्या वो सही था उसने जो कहा? वाह। हाँ, मैम इसने ये जो सवाल है ना इसका जवाब लंबा था, बट ये बहुत अच्छा जवाब था। कह रहे ये जो तुम ये डुई जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, डुई लार्सन की ये जो तुम्हारा वैज्ञानिक हुआ करता था, कह रहे इसका जो फिज़िक्स का ज्ञान है ना, हाँ, वो ठीक है जहाँ तक इस्तेमाल तुम कर सकते हो, ठीक है? इतना तो ठीक है ये। कह रहे लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जो उसकी फिज़िक्स में यानी कि उस भौतिक ज्ञान के अंदर है नहीं। कह रहा हालाँकि उसके मरने के बाद जितने भी वैज्ञानिक आएँगे ना, वो हम्म, उसके इस सामान्य सी कंपन जो उसने नॉर्मल वाइब्रेशन बोला था, उस तब हम्म, तक उसने फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में नहीं बताया था कि इसकी अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज़ भी होती हैं। हम्म, उसने ये कहा था कि हाँ, एक सामान्य सी कंपन होती है, हर चीज़ कहाँ पर ही होती है। तब तक उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि हाँ, इसके अंदर फ्रीक्वेंसीज़ भी होती हैं। तो कह हम्म, रहा है कि सामान्य से कंपन का ज्ञान है, कह रहा है और उस कंपन के और हाँ, कहता है और कह रहा है उस कंपन के और इस्तेमाल के तरीकों को अच्छे से समझेंगे, जो अब जो वैज्ञानिक आएँगे। क्योंकि हम्म, 1981 की बात हो रही थी ये और ड्यूई बी लार्सन उस टाइम का वैज्ञानिक हुआ करता था। तो कहता है लेकिन अब जो वैज्ञानिक आएँगे ना, कह रहा है वो इसको अच्छे से समझेंगे और वो इस पे बढ़िया काम कर पाएँगे। कह रहे क्योंकि इसके अंदर इन्होंने अभी भी इन कंपनों के अंदर बाकी जैसे डेंसिटीज़ चेंज होती है ना, कि मतलब ये फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ और उनके बीच में भी सब डेंसिटीज़ जो होती हैं। कहते हैं हम्म, एक तो वो पार्ट इन्होंने अभी तक ऐड नहीं किया है इसके अंदर। कह रहा और ये जिसको तुम ग्रेविटी बोलते हो ना गुरुत्वाकर्षण, कह रहा हम्म, उसके बारे में भी अभी तक इनको ज्ञान नहीं है ढंग से, ये तो ग्रेविटी बोलते हैं इसको। कह रहा अभी तक इनको भी ज्ञान नहीं है और मैं आपको सच बताऊँ ग्रेविटी-वेरेविटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब है? मेरे को हमको ये साइंस समझ में आ गई थी ना ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, हम आपको सच बताएँ, कोई भी चीज़ नहीं है ग्रेविटी नाम की। अच्छा। जब हमें ये साइंस समझ में आई थी ना, तो हमें पता चल गया था मैंने कहा कि देखो और क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट रहे थे, तो हमें ये पता था कि हाँ भई, ये सब बकवास है, ये कोई ग्रेविटी-वेरेविटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ग्रेविटी ग्रेविटी इसलिए बन रही फिर है हम, हर चीज गिरती क्यों है नीचे, धरती की तरफ ही क्यों जाती है हर बताते चीज? बताते हैं। आपको याद होगा रा ने कहा था कि ये जो एनर्जी होती है ना, जो हाँ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड होती है, ये हाँ, ऊपर से मतलब नॉर्थ पोल से ऊपर से चलती है और नीचे की तरफ आती है या कह लो साउथ से निकलती है और एक जगह पे जाके मर्ज करती हैं, तो इधर से घूम फिर के आपस में से होते हुए ये ऊपर नीचे जाती रहती हैं और ऐसे गोला सा बना रखा होता है इन्होंने। आपको याद होगा हमने एक सेशन किया हाँ, था उसमें आपने वो दिखाया था, है ना? हाँ, हाँ, अब हाँ, होता क्या है आप भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड हो, हम्म, ठीक है? हम्म, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ तेज़ी से जा रही होती है, तो जैसे ही आप उछलते हो ना, क्योंकि आप मैग्नेट हो, नीचे की तरफ वो नेगेटिव चार्ज जो होता है ना, आपके पॉज़िटिव चार्ज को खींच लेता है, इसलिए आप नीचे आते हो। ओ, ये है अच्छा। यहाँ ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। और मैम ये पता है ये अच्छे-अच्छों को नहीं पता, ये हम लोगों ने बैठ के हमने कहा था हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे तो नहीं पहुँच पाए, कौन लेकिन था हमें ये बंदा जिसने ग्रेविटी निकाली थी स्कूल में? साइंस और ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ने दुखी कर दिया, मैम फालतू का एक आइंस्टाइन ही था चैप्टर ऐड हो आइंस्टाइन गया। आइ आइंस्टाइन या आई थिंक न्यूटन था। लेकिन उस टाइम पे मैम ये वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आया था ना, वाइब्रेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट तो टेस्ला लेके आया था। हाँ, समझ रहे हो? हाँ, 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 तो ख़ैर जो भी था
अब आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि देखो, एक तो इन्होंने ये नहीं डाला कि अलग-अलग कंपनताएँ, अलग-अलग घनत्वताएँ कैसे काम करती हैं, डेंसिटीज़ कैसे काम करती हैं। कह रहे एक तो ये पार्ट नहीं डाला इन्होंने। कह रहे दूसरा, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण जिसको तुम बोलते हो, कह रहे वो भी इसके अंदर अभी नहीं डाला है। कह रहा है ये जो इन्फिनिटी, ये जो अनंतता होती है ना, और ये जो गुरुत्वाकर्षण है, मतलब डेंसिटीज की इन्फिनिटी, और ये जो गुरुत्वाकर्षण है, कह रहे जब तक इसको इसके अंदर नहीं डालोगे ना, तुम ब्रह्मांड के ज्ञान को नहीं समझ पाओगे, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम इसके अंदर ये डाल लो, तुम उसके अंदर वो डाल लो। वो कह रहा है ना, यहाँ पे एन डायमेंशंस का मतलब हो गया मैम इन्फिनिटी। वो कह रहा है तुम इस इन्फिनिटी को नहीं समझ पाओगे अगर तुमने इन कंपनताओं को नहीं समझा और इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण को भी नहीं डाला। तो कह रहे जब तक दोनों को नहीं एक साथ लेके चलोगे ना, कह रहे तुम्हारी फिजिक्स फेल हो जाएगी। और बाय द वे आपको बता दें, ये आपको लगता है आपके टेक्स्ट बुक में होगा, चाहे आईआईटीएन हो कोई या कोई भी हो, किसी भी लेवल का आदमी हो, अगर इस सेशन को सुन रहा है ना, तो एक बार को सुन ले कि भाई कट गया हम सबका, बहुत बढ़िया वाला। क्योंकि इसमें सच में ये दोनों चीज़ें कभी भी पैरेलली साथ करके किसी ने नहीं बताई गई है, लेकिन आपको ये हम ज़रूर बता दें, ये साइंस इसी प्लैनेट पे मौजूद है, हम आपको बता रहे हैं। अब कहाँ है, कैसे, आप लोग ढूँढ लेना, लेकिन ये साइंस इसी प्लैनेट पे मौजूद है और आपके लिए नहीं है। बस इतना हम बता सकते हैं। तो वो डॉन पूछता है, अच्छा एक तो किसी ने सवाल पूछा था यूट्यूब पे, उन्हें इंग्लिश नहीं आती शायद, उन्होंने पूछा कि आप डॉन कार्ला करते रहते हो, पर इसका मतलब क्या है। तो डॉन और कार्ला जो है वो नाम है, और अगर आपको इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा तो आप वापस जाके लॉ ऑफ वन का पहला सेशन देखो, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ अगला सवाल वो ये पूछता है डॉन कि ये जो ड्यूई जो था, ये जो ज्ञान लेकर आया, क्या ये अपने पिछले जन्म से फोर्थ डेंसिटी में इस्तेमाल करने के लिए क्या वो लाया था। हाँ, तो यहाँ पर वो कहता है क्योंकि मैम ये जो आया था ना ड्यूई, ये जो यहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह कभी-कभी पैदा होते हैं ना, हेलो। मैम ये यूजुअली ना पता है फोर्थ डेंसिटी से उठ के आते हैं, क्योंकि ना फोर्थ डेंसिटी में आपको याद है उसने कहा था आपको प्रेम का ज्ञान मिलेगा प्रॉपर। प्रेम का मतलब ये मत समझना कि हाँ वो एक दूसरे से बड़े घुल मिल के और प्यार से और ऐसे रह रहे हैं। हाँ ठीक है, वो तो होगा ही, ठीक है, फोर्थ डेंसिटी में वो होता ही है। लेकिन तब जाके आप प्योर साइंस सीखते हो, प्योर साइंस कि यूनिवर्स बना है कैसे क्रिएटर ने। आपको याद होगा हमने बताया था कि यूनिवर्स में क्या होता है कि ये जितनी भी फील्ड्स होती है ना, जो आपकी चारों आवाज फील्ड गई। बताई थी। हेलो। हेलो। आपकी आवाज चली गई थी बीच में। हाँ। अच्छा। हाँ। हाँ, तो मैम यूनिवर्स में होता क्या है कि ये सारी फील्ड जैसी क्रिएटर ने फैलाई ना, और उसने अपना फोकस लगाना शुरू किया, उसी मेडिटेटिव स्टेट के अंदर उसने अपना फोकस लगाना शुरू किया ना, तो ये जो फील्ड्स थी ना, ये सारी घूम के, मतलब चारों तरफ से खिंच के अंदर आ गई। आप अपनी आँख के सामने ऐसे सोच के चलो कि आपके सामने पूरा एक समुद्र है, और उस समुद्र को किसी ने एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया हो बिल्कुल, और एक जगह पे इकट्ठा करके उसका रूप देना शुरू किया। फिर जब वो रूप देना शुरू किया ना, अब आपकी आँखों के सामने एक इमेज आ जानी चाहिए, करंट के जैसी बहुत सारी लाइनें बन रही हैं, सब करंट के जैसी बहुत सारी। एक मतलब अर्थ को भी देख रहे हो ना, अभी उसके अंदर से आप सारी चीज़ें भूल जाओ कि उसके अंदर कोई रंग है या कुछ है। एक बार को भूल जाओ उसको, ऐसे मान के चलो इसके अंदर ना बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं, उनके अंदर करंट बह रहा है, और हर करंट अलग-अलग, अलग-अलग, अलग-अलग लेवल पे काँप रहा है बस। करंट जैसे काँपता है ना गर्ररर करके ऐसे, कह रहा बिल्कुल वैसे ये सारी काँप रही होती है। कह रहा इसके ऊपर जब अपना रचयिता अपनी रोशनी मारता है ना, तब दिखनी शुरू होती है ये। अदरवाइज़ जो वो बेसिक फैब्रिक है ना, कह रहा फोर्थ डेंसिटी में उसकी अंडरस्टैंडिंग सिखाई जाती है, उसे कहते हैं प्योर साइंस। यार जब वो प्योर साइंस कोई इंसान सीख लेता है ना, तो उसे समझ में आ जाता है कि हाँ ये काम कैसे करती है। तो वो कह रहा है कि ये जो ड्यूई बी लार्सन है ना, ये फोर्थ डेंसिटी से आया था उठ के थर्ड डेंसिटी में, ताकि ये इस कॉन्सेप्ट को आगे रख सके बाकी साइंटिस्ट लोगों के लिए, और अपना काम करके यहाँ से चला जाए। और फिर वो वापस अपना फोर्थ डेंसिटी में चला गया होगा या जहाँ भी गया होगा उसका। तो वो कह रहे हैं वो काम करके वो अपना चला जाए, और बाकी लोगों के लिए एक बेसिक सी चीज़ बना दे कि हाँ, अब तुम लोग आगे निकलना शुरू करो। कह रहे ऐसे ही पूरा का पूरा यूनिवर्स आगे चलता है। तो डॉन पूछता है कि कल हम लोग बात कर रहे थे कि थर्ड डेंसिटी में आने के बाद आपको दो चॉइसेस मिलती हैं कि एक तरफ या तो आप सर्विस टू सेल्फ करो या सर्विस टू अदर्स करो। लेकिन सवाल हमारे दिमाग में ये आया कि ये चॉइस
खड़ी क्यों, मतलब ये मसला ही क्यों आया, ये चॉइस ही क्यों दी गई, ये बात आई कहां से कि दोनों में से एक को चुनना है। और मैं ये समझता हूं कि ये बिजली है, क्योंकि बिजली में कोई पोलैरिटी नहीं होती, मतलब ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, डार्क एंड लाइट नहीं होता। तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ना एक्शन है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस, जागरूकता, तो इस कॉन्शियसनेस मैम, पोलैरिटी ये के चारों फील्ड को ही कॉन्शियसनेस मान लो आप, यही कॉन्शियसनेस है। ये चारों इसको, फील्ड होती है ना, इसी को कॉन्शियसनेस बोलते हैं। सब हाँ, कुछ इसी के अंदर है। अच्छा, तो ये मान के चलो कि ये जो जागरूकता है, ये जो चार एनर्जी फील्ड्स हैं, उसके जिसके अंदर कोई पोलैरिटी, अलगाव नहीं है, चॉइस नहीं है, तो इसके बिना कोई एक्शन या एक्सपीरियंस नहीं होता। क्या ये सही है? बात तो सही कह रहा है। हाँ मैम, कोई गेस्ट ना वेट कर रहा है लॉबी में, पहले आप अलाउ कर दो, मैं इसका जवाब देता हूँ। अच्छा जी, मैं कर तो रही हूँ यहाँ आप। यहाँ पे वो तो यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ सही है, इसी को तुम वर्क वर्क इंग्लिश देखो, साइंस की लैंग्वेज में तो इसे वर्क बोला जाता है ना। हम्म, पोटेंशियल होगा, फिर पोटेंशियल से वर्क बनेगा, जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे वो शायद समझ पाए। तो कह रहा है कि वो कहता है वर्क, इसी को तुम कर्म भी बोलते हो, एक्शन। कह रहा है वो हाँ, एक्शन आएगा ही तभी जब ये मतलब जब आएगा, मतलब जब तक ये एक्शन नहीं होगा ना मैम, एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे। अब मान लो कोई आदमी अपने पूरी जिंदगी एक बिस्तर पे ही पड़ा हुआ है, बिल्कुल हम्म, हिल ही नहीं रहा, बिल्कुल भी कोई एक्शन ही नहीं है। बस एक हल्का सा एक्शन है उसकी, या तो उसकी आंखों की पुतलियां हिल रही हैं या कुछ है, बस यही एक्शन है उसका। तो हम्म। उससे क्रिएटर को बस उतना सा ही एक्सपीरियंस मिला है। कह रहे कि इसको ही तुम कर्म बोलते हो। मतलब अगर कॉन्शियसनेस की भाषा में बोलोगे तो तुम कर्म बोलोगे, साइंस की भाषा में बोलोगे तो तुम इसे वर्क बोलोगे। तो मेरे को इसका ये सवाल बहुत सही लगा कि इसने ये जो सवाल पूछा और रा ने बोला कि यही कर्म है, यही काम है, तो क्रिएटर को एक्सपीरियंस देने के लिए दुख तो हमको झेलना पड़ता है। कर्म के जितने लिखे जोखे क्या बोलते हैं उसको, वो सब तो हमको झेलने पड़ते हैं। कि जरूरत क्या थी इसकी? क्रिएटर ऐसा तो नहीं है अपने मैम, आप देखो में बहुत होता क्या है समझदार ना है। मैम, देखो ऐसा ऐसा नहीं है। देखो क्रिएटर पता क्या कर रहा है, क्रिएटर का एक ही काम है। क्रिएटर का काम है क्रिएशन करना। और वो बिल्कुल आप ऐसे मान लो एक कंप्यूटर है जो अपने अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा रहा है, नए नए तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा रहा है। अब उनको बैठ के देख रहा है कि इसके अंदर है क्या। वो मतलब इतना एक भोला सा है कि वो बस बैठ के देख रहा है कि, भोला तो नहीं है उसे तो, मैं तो हम तो मैम पर्सनली हमसे कोई पूछ ले, हम तो कहेंगे इसके जैसा साइंटिस्ट, इसके जैसा म्यूजिशियन कोई हो ही नहीं सकता इस पूरे ब्रह्मांड में जैसा क्रिएटर है। सच बता रहे हैं आप। स्कूल में मतलब वो इंग्लिश सभी और कुछ हिंदी है, की, स्कूल में बाकी सभी सब्जेक्ट्स कुछ है क्यों वो। पढ़ाते हैं, सिर्फ यही एक पढ़ाना चाहिए, यही इतना मुश्किल है, मैम साइंस। अगर ये बुक अगर अगर किसी को बुक ये स्कूल में पढ़ा दी जाए ना बचपन में, वो बच्चा जीनियस बन जाएगा। मतलब 7 8 10 साल की उम्र में वो, मतलब जब जब तक वो 10th क्लास में पहुंचेगा ना, तब तक जीनियस बन चुका होगा, अगर उसको ये बुक समझ में, ये बुक उसको बुक पढ़ा दी तो जाए ठीक बचपन है, में। मैं कह रही हूँ अगर उसको ये असली वाली साइंस, सही वाली साइंस और क्वांटम फिजिक्स स्कूल में अगर ये पढ़ाया जाए तो दिक्कत ही खत्म। मतलब एनीवे, खैर। तो अगला सवाल वो ये पूछता है कि ये जो दूसरों के लिए या अपने लिए सर्विस करने का, काम करने का, ये जो बनाया गया है कॉन्सेप्ट, तो ये इतना जरूरी है कि हमें काम तो करना ही है, चाहे हम वो जानबूझ के करें, मैकेनिकली करें, या अनजाने में करें। जैसे कि न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट इन द फिजिकल, इज दिस करेक्ट? न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट में कैसे समझाऊं, वो बस ये बताइए। कहना चाह रहा है कि, वो कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस ऑफ सेल्फ और सर्विस टू अदर इज मैंडेटरी इफ यू विश टू हैव वर्क, whether it be work in consciousness or work in mechanical or Newtonian concept in the physical. Is this correct? हाँ, तो वो ये कह रहा है कि ये जो आपने हमें ये जो 2 चीज़ें बताई ना, कॉन्सेप्ट जो बताया हमें, एक तो केवल अपने-अपने बारे में सोचने का काम, ठीक है? सर्विस टू सेल्फ वाला। कह रहा है एक दूसरों की सेवा वाला। कह रहा है इसका मतलब ये ज़रूरी है ताकि इसकी वजह से कुछ एक्शन हो, कुछ कर्म हो। कह रहा है अगर हम
कॉन्शियसनेस के लेवल पे बात करें, वही चीज जो मैं बोल रहा था इसने बोल दिया। कह रहा और अगर हम इसे साइंस के उससे देखें तो कहता है मैकेनिक्स के मतलब साइंस में भी अलग अलग टर्म्स होती है ना, मैकेनिक्स होती है, फिजिक्स होती है, सारी चीजें होती है, हालांकि मैकेनिक्स जो है फिजिक्स का ही पार्ट होती है। तो कह रहा है अगर हम न्यूटन के लेवल पे भी जाके देखें, उसकी फिजिक्स के लेवल पे भी जाके देखें, तो ये दोनों चीजों के अंदर ये चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई वर्क होना बहुत जरूरी है, वरना कोई एक्शन नहीं होगा, और अगर कोई एक्शन नहीं होगा तो कोई रिएक्शन भी नहीं होगा। तो वो लॉ ब्रेक हो जाएगी ना, जो उसने न्यूटन ने उसने आई थिंक आइंस्टाइन आइंस्टाइन हाँ न्यूटन ने ही लिखी थी है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कह रहा अगर एक्शन ही नहीं होगा तो रिएक्शन भी नहीं होगा। कह रहा तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी फिजिक्स ही कोलैप्स कर जाएगी। क्या इसका मतलब कॉन्शियसनेस जिस तरीके से काम करती है इसी तरीके से हमारी फिजिक्स भी काम करती है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो राव उसे कहता है हाँ ये सही है, पर इसमें एक चीज जोड़ी जा सकती है। ये जो तुम तार का गुच्छा जिसे तुम कॉइल बोलते हो ना, वो काम के लिए तैयार रहती है, मतलब अभी वो एक तरीके से डेड चीज है, वो बस एक कॉइल आपने बना के रख दी है, वो बस डेड है अभी। कह रहे हैं उसके अंदर काम तब तक नहीं आएगा जब तक ध्रुवीकरण नहीं होगा, मतलब किसी भी तरीके का ध्रुवीकरण अगर नहीं होगा ना तो एक्शन नहीं होगा। समझ रहे हो आप? सारी चीजें शांत रहेंगी, शांत, मतलब धीरे 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 चलेगी। कह रहे हैं कि उस टाइम पर उसके अंदर कोई ध्रुवीकरण नहीं है, कोई पोलैरिटी नहीं है, ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही उसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी डालोगे ना, विद्युत आवेग बोलते हैं इसको। कह रहे जैसे ही तुम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डालोगे ना, एकदम से वो कॉइल एक्टिवेट होगी, और वो कॉइल एक्टिवेट होने के बाद कह रहा उसके बाद एक्शन शुरू होता है। ये चीज होती है, कह रहा है इसी तरीके से काम कर, इसी तरीके से तुम्हारी साइंस काम करती है, इसलिए मैं तुम्हें साइंस के टर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रा भी इनके लेवल पे आके बात कर रहा है, क्योंकि रा अगर इनको अपनी फिजिक्स में ले गया, जो कि आगे लेके जाएगा, उसके बाद डॉन भी खत्म, सारे खत्म, हम भी खत्म हो गए थे कि हमें समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या इस किताब के अंदर। अच्छा, तो वो कहता सच बता रहे हैं आगे जाके बहुत बुरा हाल हो जाएगा सबका, भी देखना आप। ये अभी से ही हो रहा है, मतलब काफी टाइम से हो रहा है, वो 13 सेशन के बाद तो सर ही घूमता रहता है। ठीक है, देन द चार्ज। तो फिर वो कहता है कि इसके मतलब इसका मतलब इंडिविजुअलाइज्ड कॉन्सेप्ट कॉन्शियसनेस, मतलब हर इंसान के अपने पर्सनल जागरूकता के ऊपर निर्भर है कि आई वुडंट अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रांसलेट दिस इन हिंदी, इतने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं मतलब ट्रांसलेशन में। हाँ मैं बता देता हूँ। तो इस सवाल में वो पूछता है कि तो इसका मतलब जब तक ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं होंगे, चाहे वो कॉन्शियसनेस में भी क्यों ना हो, मतलब ये जो क्रिएटर ने भी जो बनाई हुई है ना फील्ड, इसके अंदर भी चार्ज है मैम, नेगेटिव पॉजिटिव पोलैरिटीज है इसके अंदर भी, वरना हम्म ये यूनिवर्स फंक्शन ही नहीं करता। अगर हम्म इसमें से एक भी चार्ज हट जाए ना तो फंक्शन ही नहीं करेगा। तो हम्म क्रिएटर को एक्सपीरियंसेस कैसे मिलेंगे अगर दोनों चीजें नहीं हुई तो? इसीलिए होता है ये। देखो हम लोग पता है अपने इमोशनल लेवल पे सोच रहे होते हैं कि यार, अभी किसी ने ना बड़ा अच्छा सवाल भी किया है यहाँ पे यूट्यूब पे इसी को लेके। इनका नाम है शिरीन कैद। ये कह रही है क्वैद आई थिंक। तो ये कह रही है कि अगर क्रिएटर अगर सब कुछ अच्छा ही बनाता, सब हैप्पी हैप्पी रहते, तो इस दुनिया को बनाने में क्या प्रॉब्लम थी? सवाल तो बिल्कुल सही है। अगर हम्म इनकी जगह इमोशनल इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो हम्म सवाल तो बहुत बढ़िया है। लेकिन क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे ना, क्रिएटर ने यूनिवर्स बनाया था एक्सपीरियंस करने के लिए, मतलब अपने आप को एक्सपीरियंस करने के लिए। ये पूरा ब्रह्मांड उसके दिमाग के अंदर बना हुआ है, और उसके दिमाग के अंदर भी पोलैरिटीज है। ऐसा नहीं है क्रिएटर के दिमाग में पोलैरिटीज नहीं है, उसने बैलेंस बना रखा है बस, बहुत बढ़िया। ये है, जिस दिन उसका बैलेंस हिला उस दिन सारा कुछ हिल जाएगा। अच्छा कह ठीक रहा है, है कि इस इस बात के ऊपर एक सवाल पूछती हूँ आपसे। आप कह रहे हो कि सारा जो पोलैरिटीज हैं वो क्रिएटर के दिमाग में है, जो कुछ भी होता हाँ है वो क्रिएटर ने क्रिएट किया है। तो इसका मतलब हाँ इस धरती के ऊपर जो नेगेटिव होता है, मर्डर होते हैं, रेप होते हैं, चोरी चकारी होती है, धोखे होते हैं, वो सब भी क्रिएटर का बनाया हुआ है। मैम, वो क्रिएटर का बनाया हुआ नहीं है। वो हम्म अभी देखो इस सवाल में जो उसने पूछा है ना, देन द चार्ज इज प्रोवाइडेड बाय द इंडिविजुअलाइज्ड कॉन्शियसनेस, इज दिस करेक्ट? वही तो तो पूछ। इसका जवाब वो दे। हाँ, वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये जो चार्ज बनाया है नेगेटिव पॉजिटिव जो बनाया हुआ है, जब उसके हम्म ऊपर फोकस होता है कॉन्शियसनेस में, तभी एक्शन होता है। तो रा कहता है ये चार्ज इसलिए दिया गया था, द चार्ज इज प्रोवाइडेड, हाँ यहाँ पर जवाब मैंने लिखा हुआ था। कह रहे ये चार्ज तब आता है जब कोई प्राणी अपने अंदर आती हुई ऊर्जा को इस्तेमाल करता है अपनी हम्म कुछ भी करने की आजादी को लेकर। अब आ फ्री गया विल। आपको समझ में?
हाँ, कह रहे हैं कि जो फ्री विल है ना, क्रिएटर की फ्री विल थी, उसने तो चार्जेस बनाए थे। उसने तो ये सोच के चार्जेस बनाए थे कि भई मैंने 2 चार्जेस बना दिए हैं। उसने ये सोच के थोड़ी ना बनाया था कि भाई मेरे को गलत करना है। वो अपनी क्रिएशन क्यों बर्बाद करना चाहेगा, आप खुद सोचो। अगर मैम नहीं, आपने एक अपने मिनट, हाथ से कोई चीज़ बना रखी एक है। दो सेशन पहले रा और डॉन के बीच में एस्ट्रोलॉजी को लेकर सवाल जवाब हुए थे। उसमें ये कहा था कि आमतौर पे जब एक बच्चा पैदा होता है, और कायदे में एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही वो है कि जब वो बच्चा पैदा हुआ, उसका सर जब निकाला गया बाहर, उसने पहली सांस ली, आसमान में तारों की, प्लैनेट्स की जो दशा है, मतलब जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, उसकी अगर आप फोटोग्राफ ले लो तो वो है आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। जिसके, और ये बात भी वो समझा चुका है कि उन प्लैनेट्स की ऊर्जा हर इंसान को उस हिसाब से अफेक्ट करती है। तो इसका मतलब किस्मत तो आपकी लिखी ही गई है, वो भगवान ने नहीं लिखी है, क्योंकि लिखी ना आपको मैम, उसने पैदा भी उसने उस भगवान ने ही जवाब किया में है। ये भी कहा था। नहीं मैम, उसने उसमें ये भी कहा था कि ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं और पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि फ्री विल लगी हुई है। अब उस बच्चे ने बड़े होते-होते कौन-सा रास्ता चुन लिया ना, उसके हिसाब से उसकी प्लैनेटरी मूवमेंट चेंज हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई तारा बना के रख दिया वहाँ पे क्रिएटर ने, ऐसा नहीं है। वो ये कह रहा है कि आप ये मान के चलो जितने तारे ब्रह्मांड में आप देख सकते हो, उतने ही आपके दिमाग में हैं, वो ये कह रहा है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो भी उतनी ही तारे अपने दिमाग के अंदर, उतने न्यूरॉन्स लेके पैदा होता है वो ये कहना चाह रहा है। कह रहा है और ये ज्योतिष विद्या जो आप बोल रहे हो ना, ये इसके ऊपर काम करती है पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के ऊपर। हम्म, okay। अच्छा, शुक्रिया। तो ये क इसका ये ना मतलब कि आपके यूट्यूब चैनल एक सेकंड सॉरी, ये आपके यूट्यूब चैनल पे किसी ने लिखा है वर्ल्ड 369 के डिस्टेंस में है बस। भाई दिस इज़ एन इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। आप भूल रहे हो लॉ ऑफ वन में ही रा ने बताई थी लॉ ऑफ स्क्वायर्स। अगर आपको वो समझ में आ जाएगी ना तब आपको पता चलेगा कि पूरा यूनिवर्स इन्फिनिटी है। ये 369 का कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं है। ये 369 कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं लेकिन ये कोई इन्फिनिटी नहीं है। जहाँ लिमिट लग गई वहाँ इन्फिनिटी नहीं है। इस चीज़ को याद रख लेना। 369 फ्रीक्वेंसी है पा। मैम 369 फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं, पता है? और हर कोऑर्डिनेट की अपनी-अपनी फ्रीक्वेंसी भी होती है। बाय द वे आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया, कभी मेडिटेशन में ट्राई करना। मान लो अगर आपको यूएस वगैरह की कोई लोकेशन देखनी है ना, अपने गूगल मैप के ऊपर कोई कोऑर्डिनेट चेक करना कि जैसे मान लो आपको देखना है अलास्का, तो उसका अलास्का अगर आप करोगे, उसके ऊपर सर्च करोगे, उसका जो कोऑर्डिनेट आता है ना, आप मेडिटेशन में बैठ जाओ, आपके आँखों के आगे ना ज़रा क्रिएटिव ब्रेन की तरफ जाओगे ना, उस कोऑर्डिनेट को जैसे उस क्रिएटिव ब्रेन में डालोगे, पूरा का पूरा अलास्का आपकी आँखों के सामने आ जाएगा। उसके फ्लैशेज़ आने शुरू हो जाएँगे आपकी आँख के सामने। थोड़े-थोड़े ब्लिंक होने शुरू होंगे, ब्लिंक करने। अभी आप उस स्टेज पर नहीं पहुँचे हो मेडिटेशन में, जब आप पहुँच जाओगे तब आपको पता चलेगा ये, कि कोऑर्डिनेट्स भी कैसे यूज़ किए जाते हैं। ओके। तो डॉन कहता है कि शुक्रिया। जैसे 75,000 पहले जैसे ही थर्ड डेंसिटी शुरू हुई और हम थर्ड डेंसिटी के इंसान बनने शुरू हुए, तो इंसान की उस वक्त उम्र क्या हुआ करती थी? कितने साल हाँ, जीता देखा? था इंसान? देखा, अब राह आपको जो चीज़ें आपको पता है ना राह, अब देखना आपकी सारी चीज़ें कन्फर्म करता जाएगा वो। वो कह रहा है शुरुआत की साइकिल में लोगों की लगभग 900 साल के करीब की उम्र हुआ करती है। वो कह रहा है लगभग अप्रॉक्सिमेटली कह रहा है वो। 900 भी हो सकती है, 1000 साल की भी हो सकती है, 1200, 1300 साल की भी हो सकती थी। कह रहा है लेकिन लगभग अप्रॉक्सिमेटली 900 साल की थी। अब आपने सुना होगा ना हमारे लोग कहते थे पहले के, अरे यार हमारे तो पूर्वज जो है हज़ारों साल जीते थे, हज़ारों साल जीते थे। भाई वो इस टाइम के बारे में बात कर रहे थे। हम्म। तो इसका मतलब कि आम तौर पे जो उम्र होती थी, क्या वो घटती थी या बढ़ती थी? जैसे जैसे थर्ड डेंसिटी का एक्सपीरियंस आगे, तजुर्बा जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, तो क्या ये उम्र उम्र की मियाद जो होती है, क्या वो घटनी बढ़नी शुरू हो गई? वो कहता है कि इतनी लंबी उम्र का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से होता है अगर लोगों का आपस में और अपने पर्यावरण के बीच में प्रेम और सौहार्द से हो। मतलब वो कह रहा है कि ये जो लंबी उम्र है ना, इसका इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि वो पहले तो धीरे-धीरे सीखना शुरू करेगा ना। वो कह रहा है कि ये काफ़ी अच्छी तरीके से किया जाता है। ये लंबी उम्र दी ही उनको इसलिए गई थी स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में इतना था नहीं ना मैम प्रॉब्लम।
सब आपस में मतलब प्यार मोहब्बत से, प्रेम प्यार से अपने पर्यावरण के बीच में रहते थे। कह रहे ये इसलिए भी दी गई थी कि ताकि वो इतने लंबे टाइम में आराम से धीरे-धीरे इस प्लैनेट पर अपनी शिक्षा ले सकें। कह रहा है लेकिन परंतु तुम्हारे प्लैनेट की दूसरी साइकिल आते-आते कह रहा पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि सबकी उम्र कम होने लग गई। वो कुछ वाइब्रेशंस ऐसी हो गई धरती की मैम कि अभी सबकी बताएगा, उम्र कम होने बताएगा, लगी। बताएगा, बताएगा तो अभी वो। अगर हम ये मान के चलें कि एक साइकिल 25,000 का है, तो 25,000 के पहले साइकिल के एंड तक जिंदगी कितनी लंबी हुआ करती थी? हाँ, तो वो यहाँ जवाब देता है, कहता है कि ये जो पहली 25,000 साल की साइकिल है ना, जिसको तुम बड़ी साइकिल बोल रहे हो, हालाँकि बड़ी साइकिल नहीं है, बड़ी साइकिल तो ये है 75,000 साल की, जो अब जिसको आप कहते हो खत्म होने वाली है। हाँ, मतलब जिसको आप युग कहते हो ना, युग परिवर्तन वो। मतलब एक्चुअली खत्म होती है जब तक कोई चीज़ खत्म नहीं होगी, नई चीज़ शुरू नहीं होगी, तो ये होता है ऐसा। आप जो भी आप लोगों को सोचना हो, आप सोच लेना। कहते हैं ये जो पहली 25,000 साल की साइकिल है, जिसको तुम बड़ी साइकिल बोलते हो, कह रहे इसके अंत तक पहुँचते-पहुँचते, कह रहे लोगों की लगभग 700 साल की उम्र हो गई थी। अब देख रहे तो हो मैम इस 900 से 700 साल का ड्रॉप हुआ पहले, तो 200 साल का ड्रॉप हुआ। इसका मतलब कि 25,000 साल में 200 साल कम हो गए इंसान के। हाँ, 25,000 साल में उनकी लाइफ का स्पैन 200 साल और कम हो गया एकदम से। और इसकी वजह क्या थी? अब वो आगे पूछेगा, बताएगा। बताओ। तो अरे! मैं तो बता बताओ, ही मैंने दूँगा पूछ लिया सवाल। इसकी वजह क्या थी? सवाल ही वो है, कैन यू टेल मी द रीजन फॉर दिस शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ स्पैन? हाँ, इसकी देखो अब वजह इसका क्या जवाब थी? वो देता है, तो इसका जवाब वो देता है, देखो दोस्त, इसका कारण हमेशा ही एक-दूसरे के बीच में मधुरता भरे रिश्तों का ना होना होता है। कह रहे जैसे ही तुम्हारे बीच में केओस होना शुरू होगा ना, कह मैम ये आपको लग रहा होगा कि लोग अभी फ़िलहाल जो चल रहा है आपके आस-पास, कह रहा है जैसे ही लोग बीच में पोलराइज़ेशन शुरू होती है ना, क्रिएटर इनकी लाइफ़ कम करनी शुरू कर देता है कि हो गया तुम्हारा जितना करना था तुमने कर लिया। ठीक है, समझ रहा हूँ मैं तुम क्या कर रहे हो। कह रहे इसका कारण हमेशा ही एक-दूसरे के बीच मधुरता भरे रिश्तों का होन हाँ, मतलब इसका कारण हमेशा ही एक-दूसरे के बीच मधुरता भरे रिश्तों का होना होता है। कहते पहली साइकिल में ऐसा ज़्यादा नहीं था, क्योंकि लोग दूर-दराज के इलाकों में रहते थे। परंतु अपने-अपने गुटों में भी विभाजन होना शुरू हो गया उनके बीच में, आपस में लड़ना शुरू कर दिया। खाने के ऊपर लड़ रहे होंगे, "अरे यार तेरे पास" आज की डेट में लड़ जाते हैं लोग, सबका तो हम्म, छोड़ दो। कह रहे वो दूर-दराज में रहते थे लेकिन उनके आपसी गुट उसमें आपस में भी गुटबाजी शुरू हो गई उनके। मतलब इंसान वानर प्रजाति आपस में ही लड़ने लग गई उस टाइम पर भी। हम्म। तो मतलब मैं ये मान के चलूं कि इनमें से किसी साइकिल के शुरुआत में कोई पॉजिटिव पोलराइजेशन जो होता है 25,000 साल में, या नेगेटिव पोलराइजेशन, मतलब के नेगेटिव पॉजिटिव पोलराइजेशन कैसे समझाऊं, मतलब वो जो अलगाव आता है, अच्छा बुरा, वो अच्छे की तरफ हाँ, जाए हाँ। या नेगेटिव हाँ, की तरफ जाए, हाँ। बुरे की तरफ जाए, ये ये जो उम्र कम करने के और बुराई की तरफ मुड़ने का की वजह थी लोगों की, और इसका ताल्लुक है मंगल से जो लोग आए थे उनके, नहीं, देखो वो डॉन का अपने हाँ, उनके हाँ। साथ अपनी जो बुराइयां लेकर आए थे, और वहां पे लोगों में विभाजन होना शुरू हुआ, या लोगों ने एक दूसरा पहलू देखना शुरू किया, और उसके अंदर अच्छा बुरा सही गलत वगैरह वो सब आना शुरू हो गया, वो की वजह से था क्या? मैम इसका जो था ना देखो मैं आपको ये जो सवाल है ना ये मेरे को आपको ये रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि बड़े टूट-टूट के आए हैं सवाल। हाँ। तो वो कह रहा है कि डॉन कहता है तो मैं ऐसा मान लूँ कि ये जो शुरुआत थी जो साइकिल की, है ना? मतलब जब 75,000 साल के पहले की शुरुआत थी, कह रहा है या तो लोगों का झुकाव पूरा का पूरा एक-दूसरे की के साथ में मधुरता वाले संबंध हुआ करते थे, कह रहा है, जो कि 25,000 साल तक गए। कह रहा है या फिर ऐसा हुआ होगा कि पूरे के पूरे ही नेगेटिव हो रहे हो, मतलब बिल्कुल ही एक-दूसरे को चीर-फाड़ने वाले टाइप के लोग हो रहे हो। कह रहे क्या कि ये जो नेगेटिव पोलराइजेशन आई मतलब ये जो विभाजन होना शुरू हुआ, ये जो एक-दूसरे के साथ नफ़रत वाला जो सिस्टम शुरू हुआ,
क्या यही रीज़न था कि लोगों की ज़िंदगियाँ कम होने लग गई? और क्या इसका रीज़न ये भी था कि ये जो मार्स से जो प्रजाति आप उठा के यहाँ पर आपने की थी, क्योंकि वो पहले ही इस तरीके के प्लैनेट पे रहते थे कि वहाँ पे उन्होंने अपना ही प्लैनेट खराब कर लिया था। कह रहे कहीं ये उसकी वज़ह से तो नहीं है कि वो लोग वहाँ से यहाँ आए थे और उसकी वज़ह से हुआ है ये? हम्म, तो रा इसका जवाब देता है, रा कहता है, कह रहे नहीं दोस्त, ये ठीक नहीं है। कहते हैं ये इसलिए हुआ कि लोगों में जो पॉज़िटिव वाला जो झुकाव था, मतलब एक-दूसरे की तरफ प्यार और प्रेम जो था ना, कह रहा है उसकी कमी थी उन लोगों के अंदर। कह रहा है जब कोई आगे बढ़ता है, तो जो आगे बढ़ने के कारण हैं, उसमें कमी हो जाती है। कह रहा है कि होता क्या है कि जब मान लो अब लोगों के बीच में प्यार की ही कमी आ जाए, अब वो जैसे ही एक आगे बढ़ेगा, दूसरा उसकी टाँग पकड़ के पीछे खींच लेगा। तो ये ड्रामा वहीं से शुरू हो गया था। कह रहे कि वो आगे बढ़ता था जैसे ही एक बेचारा प प प्यार प्रेम से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, दूसरा अच्छा हमसे आगे निकलेगा, उसकी टाँग पकड़ के फिर पीछे। ये होता ही है, तो हम आज भी देखते ही रहते हैं अपने आमने-सामने, ऐसा तो है ही नहीं कि कोई चीज़ हमारी आँखों के सामने ना हो रही हो। कह रहे तो हम्म, इस वजह से हुआ, कह रहा पॉज़िटिव झुकाव की कमी थी, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। कह रहा और जब कोई आगे नहीं बढ़ रहा होता है, तो उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ भी क्रिएटर कम कर देता है। ऐसा नहीं है कि भई जब तुम आगे ही नहीं बढ़ रहे हो, तुम माँग ही नहीं रहे हो, तो मैं तुम्हें दूँ क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे दूँ? तुम मान ही नहीं रहे हो, माँग ही नहीं रहे हो। कह रहा है कि यही तो वो मुश्किल है, जो किसी एक दिशा में ना होने के कारण आती है। इसलिए मौके भी कम हाँ, हाँ, किसी एक दिशा में झुकाव ना होने के कारण आती है। इसलिए मैम वो ये कह रहा है कि आप जिस भी अब जैसे आप कह रहे थे ना कि भई उसने एक सेशन में कहा था कि भई इससे बढ़िया तो ये है कि अपना कोने में जाके बैठ जाओ और वहाँ पे हाँ, अपना मेडिटेशन करते रहो और मतलब आगे धीरे-धीरे निकलते चले जाओ। तो हम्म, रा ने उसका उल्टा जवाब दिया था। रा ने कहा था नहीं, जितना तुम अनुभव करोगे ना, अनुभव की वजह से जो तुम्हारा झुकाव होगा ना, उसी की वजह से तुम चुन सकते हो आगे का रास्ता। कह रहा है अगर झुकाव नहीं है किसी एक जगह पर, कह रहा है तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। कह रहा है कि यही वो मुश्किल है, जो किसी एक दिशा में ना होने के कारण आती है। कह रहा है इसीलिए मौके भी कम होते चले जाते हैं। कह रहा है कि क्योंकि जब तुम किसी एक दिशा में बढ़ ही नहीं रहे हो, तो क्रिएटर से माँग ही नहीं रहे हो कि भई ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। बस एक आगे निकला, उसे उठा के खींच के अपनी तरफ बैठा लिया और अपने दिल को खुशी मिल गई। चल ये भी नहीं निकला ना आगे, चल मैं भी ठीक हूँ, कोई बात नहीं। अब लेकिन उसको मेरे आगे ना निकलने उस उसे ना आगे निकलने की कोशिश में मैम इसको ऐसे देख के चलो कि वो तो मतलब आगे वो निकला नहीं कह जो रहा आगे है कि वाला। डिफिकल्टीज ऑफ रिमेनिंग अनपोलराइज्ड। हाँ, हाँ, लेकिन अनपोलराइज़ मतलब जब मतलब तक कि हाँ, आप तजुर्बे नहीं लेते हो तब तक आप अपने मोक्ष की तरफ आगे नहीं बढ़। लेकिन हाँ, मेरा सवाल ये है कि तजुर्बे जरूरी क्यों है? दुख दर्द होना जरूरी क्यों है? तजुर्बे पॉजिटिव होके आगे क्यों नहीं बढ़ सकता इंसान? मैम है, अभी उसका आगे पहले तो अभी अभी बुक पहले अभी तो 20th सेशन पे ही हो आप। हर चीज़ का जवाब एक देगा मिनट, रा। पहले 25,000 साल में जब 900 साल उम्र हुआ करती थी इंसानों की, तो तब तो सारा सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव ही था। उसके बाद जब उन्होंने नेगेटिव की तरफ जाना शुरू किया, तब 200 साल कम हुए। तो तब भी तो लोग गए ना। अच्छा खैर ठीक है, आप मैम कहते हो तो देखने में आगे लगता है बढ़ते हैं। 200 साल कम हो जाना। मैम देखने में लगता है 200 साल कम हो जाना। अगर आज की डेट में मान लो हमारी अचानक से एकदम से लाइफ 20 साल की हो जाए तो? सोच के घबराहट सिहरन सी पैदा हो जाती है अंदर। हम्म, सोच के देखो ना, उनके तो 200 कम हो गए, उनके लिए तो तो बहुत बड़ा डिप था वो। पहले जमाने में तो 120 साल हुआ करती थी उम्र। मेरे नाना के जो फादर थे वो तो 100 साल के ऊपर, 110 साल या पता नहीं कितना तो जिए। उसके बाद 90 साल हो गई उम्र। आज की डेट में तो 60 साल में ही टपक जाते हैं। 55 की तो हो गई मैं। अच्छा अरे मैम अभी देखते जाना, अभी ये 40 पे भी आएगी, 30 पे भी आएगी, अभी देखते जाना। आगे राह सब कुछ बताएगा आप लोगों को। अच्छा। मज़ाक अ, कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। जब मैं जब मैं ये सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि जब 75,000 साल का साइकिल शुरू हुआ, तो मिक्स्ड एंटिटीज थी। मतलब हर तरह की मिली जुली मिली एंटिटीज, मिले जुले लोग हुआ करते थे, जिन्होंने सेकंड डेंसिटी से धरती के ऊपर आए तो थर्ड डेंसिटी में बने। फिर यहाँ पर मंगल से लोग आए जो थर्ड डेंसिटी में, जिन्होंने यहाँ पर धरती पे जन्म लिया। क्या ये सही है? तो वो कहता है सही हाँ, है। तो यहाँ पर हाँ, तो रा भी ये कहता है हाँ, उस ज़माने में मिली-जुली प्रजातियाँ हो गई थी। एक तो तुम्हारी पीछे से चली आ रही थी, कह रहा हम्म। दूसरी यहाँ से मार्स से उठा के इधर आ गई। कह रहा दोनों प्रजातियाँ मिली-जुली हो गई थी। और कुछ वो जो सेकंड डेंसिटी से आई थी।
तो हाँ वो पीछे से डॉन चल के कहता है अच्छा आगे समझाओ, रुको मत, आगे पूरा विस्तार में बताओ, व्हाट कंटिन्यू। अच्छा, तो यहाँ पर रा कहता है कि तुम्हें याद होगा कि जो मंगल ग्रह से यहाँ लाए गए थे, वो अपनी तीसरी घनत्वता का अनुभव ले रहे थे। तो ये जो तुम्हारी तीसरी घनत्वता में आने का तरीका ना, ये एक तरीके का मिलन था, ना कि शुरुआत। ये तुम्हें लग रहा है कि हाँ, वहाँ पे जब शुरुआत थी ना, तो वहाँ से शुरुआत हुई। मतलब जब जैसे ही सेकंड डेंसिटी से थर्ड में आए, तो उसी टाइम पे ये मार्स वाला केस हो गया। कह रहे ऐसे नहीं हुआ था। कह रहे कि वो तो पीछे से चलते हुए आ ही रहे थे, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि पूरे प्लेनेट पे फैल गए थे वो। कह रहे किसी एक जगह पे ही तो होगी ना शुरुआत। ऐसे थोड़ी ना कि आधे को एक को मतलब एक आदमी को उठा के उधर एक कोने में डाल देगा क्रिएटर, एक को उस कोने में डाल देगा, अब तो ढूंढता रहे इधर उधर। ऐसे थोड़ी ना होता, उसको भी तो सोसाइटी क्रिएटर को भी पता है कि भाई इसको इसके आसपास चाहिए लोग। अगर ये नहीं होंगे तो ये भी नहीं बढ़ पाएगा और मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। कह रहे उधर से वो चल के आ रही थी। कह रहे इधर से ये जैसे ही यहाँ पर हम लोगों ने ट्रांसफर किए ना, ये तुम्हें देखने में लग रहा है कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। कह रहे अलग अलग नहीं है, एक तरीके का मिलन था। उधर से वो इधर से आ गए। कह रहे एक चलती हुई नदी पीछे से आ रही थी और एक छोटी सी नदी इधर, छोटी क्या बहुत बड़ी नदी उधर से इधर से आके इसमें मिल गई। कह रहे इस तरीके का हुआ। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। तो फिर अ, अंदाजन कितना परसेंटेज के लोग थे जो थर्ड डेंसिटी में मंगल से आए थे, मंगल से आए हुए लोग थर्ड डेंसिटी में पैदा हुए थे, और कितने डेंसिटी थे जो धरती की सेकंड डेंसिटी से थर्ड डेंसिटी में पैदा हुए थे, हार्वेस्टेड आउट ऑफ अर्थ सेकंड डेंसिटी। हाँ, तो ये मैम अभी आपके ना इस पे यूट्यूब पे बहुत अच्छे सवाल चल रहे हैं। आपने यूट्यूब की ऑडियंस को आप बोल देना कि आज ना इनके जो सवाल है ना, इनको अगर कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप करने हैं ना, तो ये ड्रॉप कर सकते हैं। हम देख रहे हैं सवाल और इनके एंड सवालों के में, लिए आज एंड कोशिश में, करेंगे जवाब देने एंड में। हाँ वो तो मैं हमेशा ही एंड ठीक है। में सवाल लेती हूँ आपके। हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल मैम एक बार जरा सवाल दोबारा रिपीट कर देंगे। हाँ सवाल ये था कि आप हमें प्रतिशत में बता सकते हो कि फिर यहाँ पे ये जो जनसंख्या थी जो पीछे से आ रही थी, मतलब एक तो दूसरी घनत्वता से तीसरी में आ रही थी, कह रहा है इधर हम्म से मार्स के भी आ रहे थे, तो इनका हम्म प्रतिशत कितना था? तो हम्म कह रहा है उस वक्त 50% मंगल ग्रह से लाए गए। सोच लो मैम, 50% मार्स से हैं इस वक्त इस प्लेनेट पे, जिनके हे जीन्स भगवान। मार्स के हम्म 50%। कह हम्म रहे 50% तो मंगल ग्रह से यहाँ पर लाए गए, कह रहे हम्म और उसके बाद जो आधा बच गया था, कह रहा है उसका एक चौथा, मतलब इसका टोटल का एक चौथाई कह रहे दूसरी घनत्वता से तीसरी घनत्वता में आ रहे थे। यानी जो पीछे से आ रहे थे ना मैम, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए आ रहे थे, एक वो मिनट, तेजी एक से एक प्रोग्रेस करते हुए नहीं आ रहे थे। एक सेकंड, मैं फोन काट नहीं पा रही। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सॉरी। हाँ, तो वो कह रहा है आधे आधे तो हो गए, क्या कहते हैं, जो मार्च से लाए गए यहाँ पर 50%। हम्म कह रहा बाकी एक चौथाई जो थे, कह रहा वो तीसरी दूसरी घनत्वता से तीसरी घनत्वता में आए। कह हम्म रहा और एक चौथाई कह रहा दूसरे ग्रहों के भी हैं तुम्हारे यहाँ पे। कह रहे जिन लोगों ने तुम्हारे ग्रह को चुना कि जी हम यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। तो अच्छा। कहने का मतलब है मैम, मतलब अगर 4 पार्ट में देखा जाए तो आधा, मतलब 2 हिस्से तो आप ये मान लो कि अपना ये मार्स का ही हो गया। आधी आधी पूरी जनसंख्या इस पूरे प्लेनेट की। अब किसी को ये नहीं पता कौन कौन मार्स से आया, कौन कहाँ से आया है। कह रहे वो तो हो गई मार्स की जो पीछे से चली आ रही है। कह रहे एक चौथाई पीछे से चल के आ रहे थे। कह रहे एक चौथाई वो भी थे जिन्होंने इस प्लेनेट को चूज़ किया कि हाँ, ये प्लेनेट हमें देखने में या कुछ भी कह लो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम अपना एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अच्छा किसी ने कहा है पास सर प्लीज स्लो, ओके ठीक है, थोड़ा सा आराम से बताता हूँ। आई होप ये समझ में आ गया होगा। हम्म, ठीक है। तो ये दूसरे प्लेनेट से वो बोल रहा है आ रहे थे, लेकिन प्लेनेट का नाम नहीं बताया। व्हेन दे हाँ प्लेनेट में तो वो एक पूछ। प्लेनेट नहीं हो सकता ना, बहुत सारे प्लेनेट हो सकते हैं ना। कोई कहीं से कोई मतलब जेटा रेटिकुलाई से उठ के आ रहा है, कोई एंड्रोमेडन गैलेक्सी से उठ के आ रहा है एंड्रोमेडा से कि भाई अब चलो एक काम करते हैं कि मिल्की वे के अंदर जाके मैं पैदा होके देखता हूँ इस प्लेनेट के ऊपर। ओ और अपना अच्छा माथा ही ऐसा। घोट रहा होगा बेचारा। तो वो पूछता है कि ये लोग जब यहाँ पर आए धरती पे, तो क्या आपस में मिलजुल के इन लोगों ने जिंदगी जी, या तकरीबन अलग ही रहे एक दूसरे से? हाँ तो रा यहाँ कहता है
दोस्त वो अलग ही थे, आपस में उनके बीच में कोई मेल-जोल नहीं था। मतलब कुछ तो बिल्कुल एक दूर-दराज के इलाके में वहाँ पे लाके मार्स के लोग रख दिए इन्होंने और इधर से क्या कहते हैं पीछे से एक प्रजाति चली आ रही थी, तो अलग-अलग जगहों पर हुई ये चीज़ें। इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं था एक-दूसरे से, अलग ही थे सब। अच्छा, तो फिर अगर ये लोग अलग-अलग रहे और एक साथ नहीं हुए, तो मतलब एक साथ उन्होंने ज़िंदगी नहीं जी सोसाइटी में, तो फिर इन ये लोग आपस में लड़े नहीं? मैम ये जब एक-दूसरे को देखे होंगे ना तभी लड़े होंगे, पक्की बात है। आगे आगे राह ने कुछ ना कुछ तो ऐसा बताया ही होगा। हाँ, बोल तो रहे दिस इज़ करेक्ट कि हाँ, हमेशा उन लोगों में एक लड़ाई झगड़े वाला एटीट्यूड रहता ही था, यही तो कह रहा है वो। तो फिर डॉन अच्छा पूछता हाँ, है ये क्वेश्चन मेरे से मिस हुआ। कहता है हाँ, ये सही है। हाँ, ये पूछ रहा है, तो रा कहता है कि हाँ, ये सही है। तो डॉन पूछता है कि क्या इससे ज़िंदगी या उम्र कम नहीं हुई? तो रा कहता है कि हाँ, कम उम्र की मियाद तो कम हुई उससे। तो फिर आप मुझे ये बताइए, डॉन कहता है कि 900 साल ही क्यों? जो पहले उम्र 900 साल होती थी, वो ही सही क्यों है? 900 साल क्यों होती थी उम्र? हाँ, बताइए तो आप। इसका जवाब रा देता है। कह रहे जो तीसरी घनत्वता के लोगों के लिए जो अनुभव होते हैं ना, कह रहा है वो इस प्लैनेट पे मतलब तीसरी घनत्व केवल इसी प्लैनेट पे नहीं, थर्ड डेंसिटी कहीं पर भी होगी ना यूनिवर्स में, वो कह रहे हैं इसके अंदर जो कैटलिस्ट होते हैं, यानी जो माध्यम होते हैं ना, कह रहे वो 100 गुना ज़्यादा भीषण होते हैं यहाँ पर, 100 गुना ज़्यादा मैम सोच लो आप। कह रहे 100 गुना ज़्यादा भीषण होते हैं बाकी घनत्वताओं के मुकाबले, यानी ना सेकंड डेंसिटी में इतना ड्रामा होता है, कह रहे ना फोर्थ में इतना ड्रामा होता है, फर्स्ट में भी इतना ड्रामा नहीं होता है, चीज़ें आराम-आराम से हो रही होती हैं। कह रहा है लेकिन ये जो तीसरी घनत्वता है ना, कह रहा है इसमें 100 गुना ज़्यादा भीषण होती हैं चीज़ें, अपने अनुभवों के लेने के लिए। कह रहा है इसी में से तो छनकर और सीखने और सिखाने के अनुभव को लेकर लोग आगे निकलते हैं। कह रहे इसलिए यहाँ से सीखने और सिखाने के तरीकों में लोग भ्रमित और गुम भी हो जाते हैं। ये भी वो बता रहा है। कह रहे क्योंकि अनुभवों का समुद्र होता है यहाँ पे समुद्र। आप जहाँ चाहो, जिधर निकलोगे, वहीं एक एक्सपीरियंस हो रहा होता है। आपको याद होगा मैम हमने पिछले सेशन में ये बोला था, अगर आप अपने आस-पास की हर चीज़ को ऐसे देखने लग जाओ ना, ये एक टीवी है और ये भी मान लो कि आप भी उसी टीवी के अंदर हो, हुँ। तो मैम आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। जब आप रोड पे निकलोगे, लोगों को देखते हुए चलोगे, तो आपको लगेगा ओहो! पिक्चर चल रही है। आप एक जानवर को उधर से उधर जाते हुए देखोगे, तो आपको लगेगा ओहो! पिक्चर चल रही है। तभी मैम जो टीवी पे जो चीज़ें चल रही होती हैं ना लोग, उनसे अपने आप को रिलेट कर लेते हैं। ये ही वो रीज़न है। अच्छा। अदरवाइज़ इतने अनुभव है ना अगर आप रोड पे ऐसे ही निकल जाओगे ना, आप यकीन नहीं मानोगे मैम अपना हम हमारे ग्रुप में भी और हम भी, अब हमारी पता लाइफ़ कैसी हो गई है। हम अपनी हुँ, गाड़ियों के अंदर भी बैठते हैं ना, तो ऐसा लगने लगता है जैसे कोई पिक्चर चल रही हो, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था। ओके। तो फिर कि इसका बिल्कुल ऐसे मतलब ऐसा लगने लगता है कि हाँ, एक मूवी सी चल रही है और इस मूवी में हम भी कैरेक्टर हैं और दूसरे भी कैरेक्टर हैं। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद। तो डॉन पूछता है कि इसका मतलब कि हमारी इस वक़्त जो उम्र है अ, या जो थर्ड डेंसिटी में नए आए हैं, उनके लिए तो ये बहुत कम मियाद है उम्र की, अपनी टीच मैम लर्न एक्चुअली के पता है लिए। पिछले वाले जो जवाब था ना, उसका मैम पूरा नहीं हो पाया है, उसके अंदर लंबा था ये जवाब। तो हाँ, तो वहाँ तक तो हम लोगों ने पूछिए। कर लिया था कि हाँ, यहाँ पर अनुभवों का समुद्र होता है। हाँ, कहता है पहले 100 से इसके आगे भी था जवाब, कहता है पहले 100 से 200 साल तो एक आत्मिक बचपने में ही निकल जाते हैं। क्योंकि किसी आध्यात्मिक। तरह के आध्यात्मिक हाँ, आध्यात्मिक तो नहीं कह सकते, स्पिरिचुअल वो कह रहे हैं ना, आत्मिक कह सकते हो आप स्पिरिचुअल इज़ इसे। आध्यात्मिक। आध्यात्मिक करेक्ट, करेक्ट। कह रहे हैं कि पहले 100 से 200 साल तो आध्यात्मिक बचपने में ही निकल जाते हैं। कह रहे क्योंकि किसी तरह के तौर तरीकों का अभाव होता है, कि मतलब आप जिस जगह पे पैदा होते हो ना, आपको आपके घर में भी कुछ ना कुछ तौर तरीके तो होंगे ना रहने के। कह हाँ, रहे उनका अभाव होता है। कह अच्छा। रहे उन अभावों के का मतलब उनका जो अभाव होता है ना, उन अभावों के कारण उसको वो ज्ञान नहीं मिल पाता कि मैं हूँ कौन?
वो जो अच्छा। आत्मा का ज्ञान होता है ना, स्पिरिचुअल नॉलेज जो होती है, कहता है वो नहीं मिल पाता है उसको। कह रहे इसलिए ये इतना लंबा समय दिया गया था इनको कि भाई आराम-आराम से धीरे-धीरे चलते हुए पहले तुम जान लो कि तुम हो कौन? और उनमें से भी कुछ ही अच्छा। लोग ऐसे थे जो ये सवाल कर पाए कि मैं हूँ कौन? क्या करने आया हूँ? और ये कहाँ से आया हूँ मैं अचानक से ऐसे ही निकल के? बस आया, खाया-पिया, मस्ती की, पार्टी की, ज़िंदगी जी और मर गए। अरे ओह! यार! तो इतने इतने इतना मतलब छोटा। इसका मतलब कि वो लोग एक ही जन्म जी के और मोक्ष पाके चले जाते थे, और क्योंकि उसके बाद उम्र कम होने लगी और वो लोग पोलैरिटी उनकी नेगेटिव पोलैरिटी की तरफ शुरू हो गए, इसलिए उम्र कम होने की वजह से बार बार जन्म लेने पड़ते हैं। इज दैट राइट? हाँ मैम, कह सकते हो आप। अच्छा, तो भगवान ने 900 साल की उम्र इसलिए दी थी कि एक ही जन्म में सारा कुछ निपटा के चले जाओ। ओके, नॉट बैड। तो इसका मतलब क्या मैं अगला सवाल पढ़ूं? हाँ जी, हाँ जी, चलिए। तो अगला सवाल ये था कि वो पूछ रहा है कि इसका मतलब जो अब थर्ड डेंसिटी में नए नए आए हैं, उनके लिए तो ये उम्र बहुत छोटी होगी। इज दिस करेक्ट? तो रा यहाँ कहता है, हाँ, ये सही है। कह रहे जो लोग पीछे से तेज़ी से सीखते हुए और सिखाते हुए आ रहे होते हैं ना, कह रहे हम्म। उनको कम समय की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो हम्म। तेज़ी से निकलते चले जाते हैं फिर इस डायरेक्शन में। कह हम्म। रहा है कि होती है, मतलब कम समय की ज़रूरत होती है। कहता है बाकी के अनुभवों को लेने के मतलब कम समय की ज़रूरत होती है बाकी के अनुभवों को लेने के लिए। मतलब मान लो वो अपनी 900 साल की पूरी ज़िंदगी जी ली। अब हम्म। उसके बाद अगर वो मरा और उसमें भी वो तेज़ी से अगर आगे निकल के गया होगा ना, तो हम्म। उसके बाद की जो उसकी लाइफ़ होगी ना, वो हल्की-सी कम हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि वो तो पहले से ही बहुत तेज़ी से आ रहा है। तेज़ी से आ रहा है तो यहाँ पे उतनी ही तेज़ी से सीखता हुआ भी चला जाएगा वो। हम्म। कहता है लेकिन इसके आगे भी वो बोलता है, कह रहा है हालाँकि मुख्य रूप से ज़्यादातर लोग अभी भी तुम्हारे यहाँ पर लगातार बचपने में ही जी रहे हैं। अभी भी उनकी आँखें नहीं खुल रही हैं। हो गए सारे बच्चे। देख लो मैम कितनी प्रोफाउंड स्टेटमेंट है ये वो कह रहा है। कह रहा है हालाँकि मुख्य रूप से ज़्यादातर लोग अभी भी लगातार बचपने में ही जी रहे हैं तुम्हारे यहाँ पर। हम्म। अभी भी आँख नहीं खुल रही है उनकी कि उनको एक रास्ता चुनना है, या तो लेफ्ट या राइट तो और बीच में फँसे तो रिपीट। इसका मतलब कि पहले 25,000 के साइकिल में, या जो बड़ा वाला साइकिल था, मेजर साइकिल, किस तरह की मदद की थी कॉन्फेडरेशन के लोगों ने, जो इस 25,000 साल के साइकिल में जी रहे थे उनको, और उन्हें आध्यात्मिक तौर से आगे बढ़ने के लिए कैसे मौके दिए थे, अपॉर्चुनिटीज क्या दी थी? तो मैम इसका जवाब सुनकर लोगों को थोड़ी-सी हैरानी होगी, बट हम्म। हम उन लोगों की अटेंशन चाहेंगे इस जवाब के ऊपर, क्योंकि आप लोग ये बहुत इम्पोर्टेंट जवाब देगा वो। इस बुक में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जवाब है। वो कह रहा है जो कन्फेडरेशन के लोग यानी हमारे जो ग्रहों के लोग हैं, जो हम लोगों ने जो समूह बना रखा है, कह रहे हैं हमारे कुछ लोग तुम्हारी धरती के नीचे भी रहते हैं, हम्म। ठीक है? अब ये चीज़ हम्म। सुनने में अजीब-सी लगती है, वो कह रहे हैं कि हमारे ही कुछ लोग तुम्हारी हम्म। धरती के नीचे रहते हैं और अपने थॉट का इस्तेमाल करके तुम्हारी मदद करते रहते हैं। हम्म। जब तुम जो चीज़ दिमाग में माँगोगे, कह रहे वो तुम्हारे दिमाग को मॉनिटर कर रहे होते हैं और तुम्हारी जहाँ तक हो सके हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम्म। ठीक है? कह रहे और इसी में वो कन्फेडरेशन के लोग भी हैं हमारे, कह रहे जिन्होंने मंगल के ग्रहों के लोगों को य यहाँ लाने का काम भी किया, हम्म। ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर हमारा दखल कम ही था वैसे तुम्हारे बीच में, ताकि तुम्हारे ग्रह के लोग अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए और अपनी आज़ादी और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने अनुभवों को चुनें और उनके प्रयोग करके आगे बढ़ें, हम्म। ठीक है? कह रहे ज़्यादातर तीसरी घनत्वता की साइकिल को अनुभव के मतलब कि तीसरी घनत्वता के कि साइकिल के अनुभव में ये होता है कि बाहर की दखल अंदाज़ी ना हो, ताकि उस घनत्वता में रहने वाले लोग अपना झुकाव खुद कर लें, खुद ही सीख लें, ताकि उन्हें ये पता चले कि मुझे आगे जाना कहाँ है। कह रहे हैं इसीलिए कन्फेडरेशन दखल अंदाज़ी नहीं करती है। अदरवाइज़ तो हर आदमी ये सोचता है ना कि यार ये क्या सर के ऊपर ये डाल दिया है हमारे जब कन्फेडरेशन है ही, तो आगे बता क्यों नहीं देते कि हमें क्या करना है?
क्रिएटर ने कहा नहीं ये मेरे बच्चे हैं, पहले इनको सीखने दो, पहले इनको सीखने दो ये कर क्या रहे हैं, ये इनको चुनने दो, पहले इन्हें चुनना क्या है, ये जो चुनेंगे ना, जो मांगेंगे मैं इन्हें वो दूंगा। ठीक है, आगे पढ़ू। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक मिनट, कोई लॉबी में वेट कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि 25,000 साल के पहले पीरियड में मैक्सिमम एफिशिएंसी, मतलब काबिलियत ज्यादा से ज्यादा लोगों की सर्विस टू सेल्फ या सर्विस टू अदर्स की तरफ थी। अगर अच्छा हाँ, अगर 25,000 साल के पीरियड में अगर दोनों में से एक, सर्विस टू सेल्फ या सर्विस टू अदर्स में, उन लोगों ने ये पूरी तरह से सीख लिया होता कि कैसे करना है, दिस वुड हैव मेड देम हार्वेस्टेबल। तो इस 25,000 साल के साइकिल के बाद वो हार्वेस्ट हो गए होते, भले दोनों में से किसी भी तरफ हो, सर्विस टू सेल्फ में या सर्विस टू अदर्स में हार्वेस्ट होके फोर्थ डेंसिटी में जाते, और उस हिसाब से वो दूसरे ग्रह पे चले जाते। तो थर्ड डेंसिटी 50,000 साल के लिए होती, 50,000 साल में हो गया होता ये। This would have been in 35, 50 more। अच्छा, 50,000 साल और होते। अरे बाप रे। ये मैम ये क्या? सवाल एक बार को ये टूट टूट के आपने पढ़ा ना, तो क्योंकि मैं मैं यहाँ से पढ़ के मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ ना, मैंने लिख के नहीं हाँ रखा है। तो मैं हाँ यहाँ मैम हमारे जैसे तो जैसे हाथ एक लाइन गए थे पढ़ ना रही हूँ, लिखते पढ़ लिखते। के मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ। तो मैं इसको सवाल को दोबारा बोल देता हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे डॉन कहता है, तो मैं ऐसा अनुमान लगा के चल रहा हूँ कि उस 25,000 साल में मान लो लोगों ने कोई भी साइड चुन ली होती, या तो सर्विस टू सेल्फ वाला रास्ता, यानी केवल अपने अपने बारे में मतलब ही सोच वाला टाइप का रख लिया होता, कह रहे, या दूसरों की सेवा वाला रख लिया होता। तो कह रहा है कि पहले साल की जो 25,000 साल पहले जो कटाई, मतलब जो स्टार्टिंग के 25,000 साल में जो कटाई होनी हुई थी, कह रहे उस टाइम पर ये इनमें से कुछ लोग निकल के या तो उस साइड में निकल जाते या इस साइड में निकल जाते, मतलब या तो सर्विस टू सेल्फ का कोई और प्लेनेट निकल जाता उनका, या सर्विस टू अदर्स का कोई और प्लेनेट उनको मिल जाता, मतलब उनकी डेंसिटी शिफ्ट हो जाती। कि परंतु ये ना होने के कारण अब उन्हें अगले 50,000 साल की साइकिल दोबारा रिपीट करनी पड़ रही है कि हाँ चलो भाई, तब तो कर नहीं पाए, अब करेंगे आगे। तो ये था उसका सवाल। तो इसका जवाब अब रा देता है, जवाब रा कहता है कि यार दोस्त, इसको ना हम तुमको थोड़ा-सा ना खोल कर समझाते हैं। कहता है देखो दोस्त, हर आत्मा की जो आपकी सोल होती है ना, उसकी असली इच्छा आपको नहीं, आपको लगता है कि आपको पता है। कह रहा है लेकिन उसकी असली इच्छा ये होती है कि वो ढूँढने वाले रास्ते पे निकले और उस रचयिता से मिलने के लिए। कह रहा है क्योंकि वो तरस रही होती है उस रचयिता से मिलने के लिए, ठीक है? कह रहा है अगर कोई व्यक्ति इसे किसी भी क्षण समझ जाए ना और उस तरीके का करने लग जाए काम, कहता है तो वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता चला जाता है। कह रहा है और एक ही साइकिल में हो सकता है कि उसकी हार्वेस्ट हो जाए। कह रहा है और हाँ, ये तीसरी घनत्वता पूरी खाली कराई जाएगी अब। हम ये तुम्हें पहले ही बता दें, जैसे ये तुम्हारी एंड की साइकिल जा रही है ना ये, कह रहे तीसरी घनत्वता के जितने भी ये प्लैनेट पे लोग हैं ना, मैम ये सीरियस टॉपिक है और सीरियस पॉइंट है, अगर आपकी जनता समझ सके तो। तो उनको बता दें कि रा ने यहाँ क्लियर कर दिया है, ये जो तीसरी घनत्वता है ना, इसको खत्म होते-होते ये पूरा प्लैनेट खाली कराया जाएगा अब। तो आप लोग सोच लेना, जिस आप इससे रिलेटेड हमसे कोई सवाल मत करना, हम नहीं बता सकते इसका कोई जवाब, क्योंकि इसके लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग अलग है, आप लोगों की अलग हो सकती है, आप कैसे लोगे इसे हमें पता नहीं। लेकिन वो ये कह रहे हैं थर्ड डेंसिटी एंड होते-होते ये प्लैनेट खाली कराया जाएगा। हाँ, मतलब थर्ड डेंसिटी के लोगों को अगर किसी को रिपीट करना है तो वो दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे, और क्या, उनका अगला करेक्ट, जन्म दूसरे ठीक, प्लेनेट पे होगा। करेक्ट। और इसी में आगे वो और जवाब देता है, वो कहता है हालाँकि पूरे अनंत ब्रह्मांड में, कहते हैं हर जगह पर ही ऐसा देखा गया है कि पहली साइकिल में ना कटाई कम ही होती है, मतलब हार्वेस्ट जो होती है ना एसेंशन, कह रहा है वो कम ही होती है। कह रहा है दूसरी जो होती है साइकिल, मतलब दूसरी 25,000 साल की साइकिल होती है जो, ये थर्ड डेंसिटी की बात कर रहा है मैम। हम्म
तो कह रहा है किसी भी तरफ ज़्यादा झुकाव होने के कारण ज़्यादा कटाई होती है। कह रहा है और तीसरी तक पहुँचते-पहुँचते तो झुकाव बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, या तो इधर या उधर। कह रहा है हुँ, उसमें पहुँचते-पहुँचते तो और ज़्यादा कटाई हो जाती है, बहुत ज़बरदस्ती होती है, ज़बरदस्त कटाई होती है। कह रहा हूँ अंत पूछते तक पहुँचते-पहुँचते तो पूर्ण हो चुकी होती है हमारी कटाई। मतलब जब तक ये साइकिल खत्म होती है ना, कह रहे तब जाके हमारी कटाई पूरी हो चुकी होती है। ओके, 1 सेकंड। तो बहुत अच्छे। तो डॉन पूछ रहा है, तो फिर देन इसका मतलब कॉन्फेडरेशन इंतजार कर रही थी ये देखने का, या उम्मीद कर रही थी कि 25,000 साल के एंड में कितने प्रतिशत लोग हार्वेस्टेबल, मतलब लोगों का हमने हार्वेस्ट करना है फोर्थ डेंसिटी में पॉजिटिव की तरफ, और फोर्थ कितने प्रतिशत फोर्थ डेंसिटी नेगेटिव की तरफ जाएंगे, वो ये नोट कर रहे थे, मतलब हाँ, तो मैम गिनती ये कर रहे थे। सवाल एक बार आप दोबारा रिपीट करोगे? हाँ। इसका मतलब वो पूछता है कि इसका मतलब जो कॉन्फेडरेशन है वो ये इंतजार कर रही थी, उम्मीद कर रही थी, या देख रही थी, नोट कर रही थी, जानने के लिए कि 25,000 साल के पीरियड के बाद कितने प्रतिशत लोग फोर्थ डेंसिटी पॉजिटिव में जाएंगे और कितने प्रतिशत लोग फोर्थ डेंसिटी नेगेटिव में जाएंगे। तो यहाँ पर रा इसका बड़ा सुंदर जवाब देता है। रा कहता है कि हाँ दोस्त, ये ठीक है, ये जो तुम कह रहे हो ठीक है। कह रहे तुम हमारा काम पता है ऐसे देख सकते हो, एक जैसे कि एक माली है, एक गार्डन के अंदर, ठीक है? या कह लो एक खेत के अंदर एक किसान है। कह रहा तुम हमारा काम इसी तरीके से देख सकते हो कि पहली साइकिल में जो बीज डाले गए थे, जो भी बीज डाले गए थे, कह रहा है उस समय पे जो उसका काम होता है उसका ध्यान रखना, कन्फेडरेशन का काम होता है उसका ध्यान रखना। कह रहे कि वो बारिश का इंतज़ार करते हैं। कह रहे अगर बारिश का इंतज़ार करते हैं कि भई अभी तो बीज डाले ही हैं, ठीक है? अभी तो पानी डाला ही है, अभी चलो देखते हैं क्या होता है। कह रहे फिर वो हम लोग बारिश का वेट करते हैं। बारिश अब आप ऐसे मत सोचना कि आपके ऊपर बारिश हो रही है तो आप उससे निकल के ऊपर जा रहे हो। आप भी बीज ही हो, आप भी क्रिएटर के भी बीज हो सारे के सारे, ठीक है? आप ये मान के चलो आप उसी के दिमाग का हिस्सा हो, ये वो पहले ही क्लियर कर चुका है। कह रहे तो हमारा काम तो केवल एक गार्डनर की तरह है, मतलब एक माली की तरह कह लो या एक किसान की तरह कह लो, कि हम तो बस बीज डाल देते हैं, उसके बाद फिर वेट करते हैं कि बारिश कब आएगी। कहता है अगर बारिश नहीं हुई और बीजों में से हमने देखा कि यार बारिश नहीं हुई और इनमें से कुछ बीज निकल के भी नहीं आ रहे हैं यार बाहर, मतलब उग नहीं रहे हैं अच्छे से, बाहर निकल के नहीं आ रहे। कह रहे तब हमारा काम होता है उस खेत के अंदर घुसना और उस फसल को ठीक करके और फिर उस काम को, ताकि वो उग सके। कह रहे ताकि वो आगे बढ़ सके। कह रहा हमारा काम इसी तरीके का होता है, जैसे एक माली का काम होता है। कह रहा हम बिल्कुल एक माली की तरह काम करते हैं। हम्म। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि दोनों की तरफ 25,000 साल के एंड में दोनों तरफ हार्वेस्ट करने के लिए लोग नहीं थे क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की तरफ? तो राय इसका जवाब देता है, कहता है हाँ ये सही है। कह रहे हालाँकि ये जो ओराइन ग्रुप है ना, ओराइन समूह ने कोशिश तो की थी एक बार कि अपनी जानकारी उस समय देने आया भी था वो कि भई मैं दे देता हूँ लोगों को ये जानकारी ताकि कम से कम मेरी हार्वेस्ट तो निकले यहाँ से। कह रहा उसने हम्म। कोशिश तो की थी। कह रहा लेकिन उस टाइम के जो लोग थे ना उनके कानों पे जूँ तक नहीं रहेगी उसकी बात। उसकी हम्म। वो अपनी जो फिलॉसफी दे रहा था ना, कह रहा उनके कानों पर जूँ तक ही नहीं रहेंगी बिल्कुल भी। कह रहा उनको उनका रास्ता ही पसंद नहीं आया। कह रहा इस वजह से, कह रहा ओरायन ग्रुप भी वापस ही चला गया। कह रहा है यार हम माथा फोड़ रहे हैं इन लोगों के साथ। कोई फ़ायदा नहीं है, ये हमारी बातों में इंटरेस्टेड ही नहीं है। हम्म। तो ऐसी क्या कोशिश की थी, ऐसी कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की थी ओरायन ग्रुप ने? तो वो कहता है कि इसमें ना उन्होंने 2 तरीके की तकनीकों का इस्तेमाल किया था। कह रहा एक तो वो चुपचाप अपने क्राफ्ट लेके ना हवा में आके खड़े हो जाते थे और किसी को पता भी नहीं होता था कि हाँ क्राफ्ट तो उनके भी, क्योंकि उनके पास भी ये कैपेबिलिटीज़ है कि उनके क्राफ्ट भी हवा में गायब हो सकते हैं। तो क्राफ्ट कह लो या विमान कह लो, हिंदी में तो विमान ही कह सकते हैं उसको। तो हम्म। कह रहे कि उनके विमान भी ऐसे थे कि वो आके ना हवा में खड़े हो जाते थे। कह रहे और वहाँ से टेलीपैथी का इस्तेमाल करके ना लोगों के दिमागों में अपनी बात डाल रहे होते थे। कह रहे पर जो उस तरीके की बात जब लोगों के दिमाग में जा रही होती थी ना, तो उनका झुकाव क्योंकि उस तरफ ज़्यादा था, तो बात ना उनके दिमाग में आती भी थी तो कहते हैं बेकार की बात है ये।
कह रहे वो छोड़ के और फिर वो दोबारा अपने उसी उसी डायरेक्शन में निकल जाते, हँसना, खेलना या फिर जिस भी डायरेक्शन में जाना होता था, निकल जाते थे वो। हम्म। कह रहे दूसरा काम उन्होंने ये किया कि अपने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया उन्होंने उनको। हम्म। कह रहा वो जो उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया ना, वो कुछ तरह के पत्थरों की कलाकृतियों के द्वारा दिखाया उन्होंने। कह रहे जिनको तुम मूर्तियाँ बोलते हो। कह रहे ये तुम्हें मिलेंगी प्रशांत महासागर के पास, यानी पैसिफिक ओशंस के पैसिफिक एरिया के पास। कह रहा और सेंट्रल अमेरिका यानी मध्य अमेरिका की जगहों पर, जहाँ पर इन लोगों ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की कि ये देखो, हमारे पास देखो हम क्या कर सकते हैं, हम तो देख लो, हम तो मूर्तियाँ भी बना सकते हैं, हम ऐसे कलाकार लोग हैं। तो अपनी कलाकारी दिखाने के लिए आया था ओरायन ग्रुप। अब मैम वो पूछेगा कि कौन सी है कलाकृतियाँ। तो वो कहता है कि स्टोन हेड्स ऑफ ईस्टर आइलैंड वाली हैं क्या? हाँ मैम, ये स्टोन हेड्स हैं ईस्टर आइलैंड वाले। आप जरा एक बार खोलोगे ताकि लोग देख लें कि ये स्टोन हेड्स हैं, होते क्या हैं। वही तो कर रही हूँ। ये रहे। अरे बाप रे, ये ओरायन ने बनाए हैं? तो उनके हिसाब से इंसान हाँ पहले मैम, ऐसे होते थे? नहीं नहीं मैम, ये उन्होंने जानबूझ के इस तरीके से बनाए थे। ये देखो लाइन से बना रखे हैं, देखो वो रे। यहाँ लाइन से हैं, यहाँ पे ऐसे ऊपर उल्टे सीधे पड़े हैं। वो तो सालों में हाँ हो गए होंगे। और एक ये क्या है? अच्छा। फेमस ईस्टर आइलैंड हेड्स हैव हिडन बॉडीज। इनके शरीर तो बहुत छोटे बनाए हैं उन्होंने। किसी के बड़े हैं, मैम, किसी ये के देख ये देखने में लग रहे हैं, अगर आप इनके सामने खड़े हो गए ना, ये हाँ। जायंट्स हैं, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े हैं ये। अच्छा। ये रहे। यहाँ पर ये रहे। तो ये बना के उन्होंने क्या साबित किया, मतलब? मैम अभी वो वो आगे देखो प्रूव कर बताएगा ना कि इससे हुआ क्या। अभी राव उसका जवाब देगा। ठीक है। एक मिनट आगे पढ़ चलते हैं। तो वो बोलता है कि ईस्टर आइलैंड, तो वो कहता है हाँ। तो वही सवाल वही कर रहा है जो मैंने कहा था कि ये सर, मतलब पत्थर के बना देने से उससे लोग क्यों इन्फ्लुएंस होके सर्विस टू सेल्फ की तरफ जाएंगे? हाँ तो कह रहा है, इसका जवाब देता है कि मतलब इन पत्थरों को देख के कोई सर्विस टू सेल्फ के रास्ते पे क्यों जाएगा, लॉजिकल सा सवाल है। तो बिल्कुल। रा इसको ये तो रा उसे ये कहता है, देखो दोस्त, ऐसा सोच कर चलना कि एक ऐसी सभ्यता है जो क्रिएटर की बनाई हुई है, ठीक है? हम्म। और क्रिएटर के द्वारा बनाई गई चीज़ों पे आश्रित है एक तरीके से। जैसे यार होते थे ना पहले के लोग कि हे भगवान बारिश कब आएगी? हे हम्म। भगवान ये नदी का पानी सूख गया है। तो पूरी की हम्म। पूरी उस तरीके की सिविलाइज़ेशन, भोली सिविलाइज़ेशन जिसे आप कह सकते हो ना, भोली हम्म। हुआ करती थी वो सभ्यताएँ। तो कहने हम्म। लगे कि उनको क्या कहते हैं, ऐसा लगता था कि यार ये जब भगवान ऊपर से करेगा तभी हमारा कुछ आगे चलेगा। कह रहे तो हम्म। पूरी तरीके से क्रिएटर पे आश्रित थी वो। तो और वो ऐसी भी नहीं थी, जब वो क्रिएटर से माँगते थे क्रिएटर करता भी था उनके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। कह रहे कि उनके लिए जो ये मूर्तियाँ बनाई गई, कह रहा उनको लगा अरे भाई बाप रे! ये क्या चमत्कारिक चीज़ है। तो उनके लिए हम्म। एक चमत्कार जैसी चीज़ हो गई। तो ओए होए! ये अचानक से, क्योंकि जब उन्होंने आके देखा तो एक दिन आए होंगे और उन्होंने देखा अरे बाप रे! ये क्या चमत्कारी चीज़ खड़ी हुई है यहाँ पे। तो उनको हम्म। ऐसा लगा। कह रहे उनको लगा कि ये कौन-सी अलौकिक टाइप की शक्ति है, जो ये बना के चली गई यहाँ पे, या जिसने बनाया है। आप भी अगर एक भोली सिविलाइज़ेशन, अगर एक भोली सभ्यता हो या पूरी तरीके से क्रिएटर की चीज़ों के ऊपर आश्रित हो, तो आपके सामने भी अचानक से कोई ऐसा बना, चलो कल इनकी छोड़ो, इस तरीके की मूर्ति आपके घर के बाहर कल खड़ी हो जाए, आप तो कल ही हैरान हो जाओगे, उनकी तो छोड़ दो। हम्म। उनकी छोड़ दो, हमारा भी यही हाल होगा कि हमारे घर के बाहर कोई ऐसी मूर्ति लगा के चला जाए, कोई बड़ी-सी बना के। तो कह रहे हैं कि उनको लगा पता नहीं ये कौन-सी अलौकिक शक्ति है। कहते हैं कि मतलब हाँ, कि मतलब कि जिसने अपनी शक्ति से ये बनाया, अलौकिक शक्ति कौन-सी है? कह रहे हम्म। ऐसे में उसको एक अलौकिक शक्ति मानकर अपनी ही आज़ादी का इस्तेमाल करके, कह रहे उसके आगे झुक जाना एक साधारण सी बात होती है दोस्त। हम्म। ये सोचना कि बाप रे! ये तो कोई अलौकिक शक्ति है। तो अपनी इच्छा से ही उसके सामने अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए झुक जाना, कह रहे एक बड़ी साधारण सी बात है अगर तुम सोच के देखो तो। कह रहे इस तरह से दूसरों को अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा के, कह रहे उनको विभाजित किया जा सकता है। हम्म।
कि उनमें से एक ग्रुप तो ऐसा होगा जो कहेगा अरे यार छोड़ो, पता नहीं क्या बेकार की चीज़ है, हम चलते हैं घर पे यार, वहाँ खेत खराब हो रहे हैं और ये हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सोच ऐसी होती है कि छोड़ो यार, हमें नहीं पढ़ना इन सब चीज़ों के अंदर, वहाँ हमारे हम्म, खेत खराब हो जाएँगे, खलिहान खराब हो जाएँगे, वहाँ चलते हैं। लेकिन उनमें हम्म, से भी कुछ ऐसे होते हैं, जो ये कहने लगते हैं भाई ये जो भी चीज़ है ना, हमें तो जाननी है यार, जो भी है लगता है ये भगवान का ही कोई किया हुआ काम है। सोचता है वो दिमाग में तब भी यही है कि भगवान का किया हुआ कोई काम है। हम्म, इसलिए हम आपको कह रहे थे कि ओरायन ग्रुप काम ही इस तरीके से करता है कि आपको लगेगा कि भगवान का किया हुआ कोई काम है ये। और ओरायन ग्रुप भी कलाकार है बहुत बड़ा। अभी आगे जब खोलेगा ना वो ओरायन ग्रुप की कहानियाँ, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअली कहानी क्या है ये। तो कह रहा नहीं है हो कि रहा इस तरीके, क्या कह रहे हो? ओरायन, मतलब उन्होंने जो मूर्ति बनाई वो अपनी हाँ, पावर दिखाने के लिए, ठीक है, तुमने बड़े हाँ, बड़े पत्थरों की मूर्ति बना दी और उसको रख दिया, हाँ। वो मूर्ति कोई हुँ। कुछ कर तो रही नहीं, तो उसमें मैम क्या मूर्ति तुम्हारी नहीं कर पावर? रही है। मैम मूर्ति, मैम वो हमको लगता है ना, क्योंकि अब हम बचपन से बड़े होते-होते मूर्तियाँ देखते हुए आए हैं। हाँ, समझ रहे हो आप? उस हाँ, ज़माने की सिविलाइज़ेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना कि उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी मूर्तियाँ नहीं देखी थी। हाँ, उनके लिए राइट। अलौकिक शक्ति हो गई होगी ये। हम्म, तो वो सोच रहे होंगे कि ये कोई भगवान है या कोई बहुत पावरफुल है, जिसकी शक्ल भी है, जिसका शरीर भी है, तो क्योंकि अच्छा, करेक्ट, करेक्ट, ओके, करेक्ट। तो उन्होंने उसको पूजना शुरू किया क्या? अच्छा, तो वो डॉन पूछता है कि ये बनाए कैसे उन लोगों ने? हाँ, इसमें तो इसमें वो एक चीज इसने ये बोली है कि this then has the potential for the further distortion to power over other selves. मतलब ये बना के उन्होंने क्या ये बताने की कोशिश की कि तुम लोगों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो या उन पर राज कर सकते हो? क्या ऐसा पूछा? मैं आपसे पूछ रही हूँ पा। मैम देखो, इस ये जो आपके सवाल, ये जो आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, वो अगले पार्ट में पूछ ही रहा है वो। देखना अभी वो ठीक पूछ रहा है। है, ओके, तो ये कैसे बनाए गए पत्थर, पत्थर के सिर? तो हाँ, तो कह रहा है कि इसको बनाया गया दिमाग का ही इस्तेमाल करके, जो तकनीकें होती हैं। जो मैम ऐसी कुछ टेक्नीक्स होती हैं, टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिसमें कि आप इनको बोलते हैं थॉट फॉर्म्स का इस्तेमाल करना, हम्म, ठीक है? तो वो कह रहा है कि उन्होंने वो थॉट फॉर्म वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। कह रहा हम्म, है उस टेक्नोलॉजी को का इस्तेमाल करके, ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना मैम, ये जो आपका दिमाग होता है ना, दिमाग, अब आप सोच लेना ऐसी टेक्नोलॉजी इस धरती पे कोई है या नहीं, या कोई आ रही हो, या आप अपने दिमाग में आप लोगों को खुद अंदाज़ा लगाना है। कह हम्म, रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना, दिमाग के अंदर लगती है, दिमाग की हम्म, जड़ में जाके लगती है ये। मतलब जो आपका रूट ऑफ द माइंड है ना, कह रहे हम्म, वहाँ जाके लगती है। कह रहे और जब ये वहाँ जाके लगती है ना, तो ये मिट्टी को भी रूप दिया जा सकता है। तो ये कह रहा है। कह रहा है और देखने वाले को ये ऐसा लगता है कि जैसे बड़ा चमत्कारी चीज़ हो गई हो, जबकि चमत्कारी नहीं है। कह रहे थॉट फॉर्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन लोगों ने किया था। हम्म। द ट्रंक ऑफ माइंड ट्री, बाप रे। तो मैम फिर यहाँ पर इसका मतलब, एक चीज़ कहना चाहेंगे कि हाँ, आप इस टेक्नोलॉजी से मिलता-जुलता कुछ सुना है आपने इस प्लैनेट के ऊपर? आप बताना मत हमें, अपने दिमाग में सोच लेना सारे के सारे। कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को शायद ना भी पता हो। जिनको पता हो वो बता दें, जिनको नहीं पता हो ना बताएँ, कोई बात नहीं, चलता है। इस तरह के तो मतलब मूर्तियां मंदिर हिंदुस्तान में कितने हैं, और उधर मंदिर भी की बात है। नहीं कर रहे मैम, न्यूरा हम टेक्नोलॉजी की न्यूरालिंक बात एक कर मिनट, रहे हैं। वो न्यूरालिंक थाईलैंड में क्या नाम बुद्धा बना नाम हुआ है। न्यूरालिंक हाँ, पता न्यूरालिंक एलोन मस्क। व्हाट? आई कांट भाई हियर नाम यू। नहीं ले, भाई नाम मत लो किसी का, ठीक है ना? ये अच्छी बात नहीं है, हम किसी के यहाँ पे नाम नहीं लेते। ठीक है, आपने आपने जो सोचा ठीक है, हाँ, एक वो भी है एक, चलो छोड़ो, आगे चलते हैं मैम। अच्छा, तो इसका मतलब ओरायन एंटिटीज ने ये खुद किया क्या? क्या वो सच में अपने शारीरिक फॉर्म में आए धरती पे, और अपने मेंटल शक्ति से, दिमाग की शक्ति से उन्होंने ये मूर्तियां बनाई थी? क्या ऐसा हुआ था? तो वो कह रहा है कि नहीं, कह रहा है कि इन्होंने इनको पहले कहीं दूर बनाया। मतलब
पहले दूर पे कहीं बनाया और फिर वहां से लाके जब रात में लाके चुपचाप यहाँ पे रख दी, ठीक है। कह रहे बाद में तुम्हारे लोगों ने इसे देखकर, इसी को देख देख कर अपनी मूर्तियां बनाना शुरू किया कि हाँ ये इस तरीके से मूर्तियां बनती हैं। मैम आपके क्या कहते हैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे किसी ने लिखा है जॉर्जिया गाइड स्टोन्स, तो उसको अंदाजा लग गया होगा कि वो कहाँ से आए हैं। हाँ, तो जॉर्जिया स्टोन्स के बारे में मैं भी सोच रही थी, लेकिन जॉर्जिया स्टोन्स के बारे में तो मैम आप लिखा इनको बहुत कुछ देखो, हुआ है। मैम आप इनको देखो और फिर उसको देखो, बहुत आपको फर्क कुछ है। सिमिलैरिटी दिखेगी। नहीं, कोई फर्क फर्क नहीं है, कंस्ट्रक्शन को जॉर्जिया देखना आप। स्टोन्स हाँ, एक दोनों को देखोगे तो आप देखना सिमिलैरिटी दिखेंगी, ना कि वो क्या कहते हैं, देखो इनका भी देखो मटेरियल स्ट्रक्चर और उसका भी मटेरियल स्ट्रक्चर देखना आप। एक मिनट, जॉर्जिया स्टोन्स फ्लैट हैं, वो मूर्ति नहीं बनी हुई और उसके ऊपर लिखावट है। कहाँ बहुत मैम फर्क है जॉर्जिया स्टोन्स में और इसमें। मैम देखो तो सही आप गौर से, आप पहले चलो छोड़ो इसको, जिसको कंपेयर करना होगा अपना कर लेगा, छोड़ दो। ये रहा जॉर्जिया स्टोन्स, हाँ, ये है तो सामने। तो इसका मेंटेन मतलब ह्यूमैनिटी। हाँ, मैम आप चलो इसके बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे किसी दिन। जॉर्जिया स्टोन्स में और उसमें तो मुझे फर्क लगा, लेकिन हाँ इस तरह के बहुत सारे पहाड़ हैं जो दुनिया के, पहाड़ हैं पत्थर हैं जो दुनिया के कोने कोने में बने हुए हैं, वो शायद इरोड हो गए होंगे और उनकी शेप अलग हो गई होगी। लेकिन बहुत सारे हो सकते हैं। स्टोन हेंज लिखा है किसी ने, स्टोन हाँ स्टोन हेज, स्टोन हेंज, स्टोन हेंज है या स्टोन हेड, हेज है, स्टोन हेंज स्टोन हेंज, स्टोन ना। हेंज। मैम हाँ, आपके जो ये यूट्यूब हो के जो सकता। ये लोग हैं ना, सीरियसली बताओ इनमें बहुत ब्रिलियंट माइंड्स हैं, सच बता रहा हूँ, इनके दिमाग बहुत सही हैं। ये बड़ी तेजी से इन लोगों के दिमाग ना कोरिलेट करते हैं चीजें। आप ना, हम अपनी, इनफैक्ट इस ग्रुप के अंदर भी लोग बहुत, हम लोग मतलब इस आपका जो ग्रुप बना हुआ है ना पूरा, इन लोगों के मैं ब्रेन्स देख रहा हूँ, इन लोगों के माइंड्स देख रहा हूँ कि कितनी तेजी से ये लोग मतलब कोरिलेट करते हैं चीजों को। अच्छा अरे दिस इज जब गुड। मैं कहती हूँ तो आप मेरी बात नहीं मानते हो, और बाद में वही होता है। मैं शुरू से आपको बोल रही थी, तब आपने बोला नहीं, ये तो मैंने जिद करके यूट्यूब पे शुरू किया, अब पता चला। मैं अपने लोगों को जानती हूँ, मैं जानती हूँ हाँ। ये लोग कैसे हैं, इसीलिए कह हम्म। रही थी कि नहीं यूट्यूब पे करते हैं। अब माने ना आप मेरी बात। टेक्नोलॉजी थोड़ा सा बैरियर आ रहा है, अदरवाइज हम लोग यूट्यूब पे ही करते हैं इसको। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तो हम वो कहाँ गया वो, हाँ, तो उसने बोला कि क्या उन्होंने, हाँ आपने बताया कि उन्होंने पहले कहीं और बनाए थे दूर, और उसके बाद अर्थ के लोगों ने उसे देख के उसको कॉपी करके कुछ और बनाए, ऐसा कहा ना आपने अभी। वेरी हाँ फ्यू वर कि क्रिएटेड इन लेटर टाइम्स एंड हाँ मतलब उस इमिटेशन। टाइम पर इंडिया में पहली, इंडिया कह रहा हूँ सॉरी, इस प्लेनेट में पहली बार मूर्तिकारी जो शुरू हुई थी ना, वो उस टाइम पे हुई थी। हम्म, अच्छा। मतलब इसको देख के लोगों ने अपनी अपनी मूर्तियां बनाना शुरू किया कि अरे वाह, उनको लगा था कि ये अपनी वो पावर दिखा के इनको शायद दबा लेंगे, उनको उससे उल्टा इंस्पिरेशन मिल गई और वो लोग मूर्तियां बनाना शुरू कर दी उन्होंने अपनी, कि ये भी शायद कोई भगवान का ही किया हुआ काम होगा। मैम ऐसे होता है पता है, भोली जो जनता होती है ना उसके साथ ऐसे होता है, वो हर चीज को ना भगवान का ही मान के चलती है, इसलिए ओरायन ग्रुप वहां पे फेल हो जाता है। ये आगे जाके अभी रायन बताएगा, वो बताएगा इसको, क्या बोलते हैं ये रा बताएगा इस चीज को कि ओरायन कन्फेडरेशन के सामने फेल हो जाता है तो क्यों हो जाता है, क्योंकि हम्म, कन्फेडरेशन भी बहुत भोली है ऐसी, लेकिन भोली भी है और तेज भी बहुत है, दोनों चीजें हैं मतलब वो कह रहे अच्छा, हैं, लेकिन 10:15 हाँ हो गए, फटाफट खत्म करें, मतलब आगे हाँ बढ़े। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ तो ये और ओरायन ने ये जो बनाए थे वो कौन सी डेंसिटी में बनाए थे, व्हाट डेंसिटी ओरायन, अच्छा मतलब कौन सी वाली डेंसिटी, ओरायन की कौन सी वाली डेंसिटी के लोगों ने ये बनाए थे। तो इसका जवाब दिया है कि नहीं नहीं मैम, उसने कहा है कि व्हाट डेंसिटी ओरायन एंटिटी डिड द क्रिएशन ऑफ दीज हेड्स, कह रहे द फोर्थ डेंसिटी।
The density of love or understanding was the density of the particular entity which offered this possibility to those of your first major cycle. मैम वो कह रहा है, देखो अब देखो आपका भी सवाल, वो कह रहा है ये फोर्थ डेंसिटी के थे, लव और अंडरस्टैंडिंग वाली जो डेंसिटी होती है ना, वो उस डेंसिटी के लोग थे। अब आप सोचोगे लव और अंडरस्टैंडिंग की डेंसिटी में ओराइन कैसे हो सकता है ना? हाँ। अब इसके बेसिस के ऊपर वो भी सवाल करेगा, देखना अभी। तो आप फोर्थ डेंसिटी नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए दोनों के लिए एक ही तरह के लफ्ज इस्तेमाल करते हो, दोनों को लव और अंडरस्टैंडिंग बोलते हो, ये कैसे हो सकता है? तो रा कहता है दोस्त ये बिल्कुल सही है, कह रहा है प्यार चाहे अपने से करना हो या दूसरों से करना हो, वो प्यार है। तो वो वहां पे अपने से और कैसे प्यार किया जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं वो लोग उस डेंसिटी में जाके। हालांकि अलग प्लेनेट होते हैं, यार वो वहां पे उस तरीके की नफरत, उनके लिए नफरती प्यार है, सिंपल, ऐसे मान लो। तो ये कह जब रहे वो बनाए गए तो अंदाजा कितने साल पहले बनाए गए थे ये? तो रा इसका जवाब देता है ये करीब तुम्हारे हिसाब से 60,000 साल पहले बनाए गए हैं। हम्म। और साउथ अमेरिका में कौन सी चीजें बनाई गई थी, मतलब वहां पे क्या बनाया गया था? मैम वो कह रहे कुछ पत्थर बनाए गए थे, कुछ कलाकृतियां बनाई थी, और कुछ पत्थर और मिट्टी को दोनों को मिला के बनाए गए थे। हम्म। तो क्या ये साउथ अमेरिका नाजका? में जो स्टोन एंज की शायद बात कर रहा हूँ, आई थिंक वो साउथ अमेरिका में स्टोन एंज ही है, या कोई और नहीं, होंगे। हमने भी नाजका ज़्यादा ध्यान नहीं लाइंस दिया। जो बनाई गई हाँ, उसके नाजका लाइन, बारे में। सॉरी नाजका लाइन, यस यस नाजका नाजका लाइन। लाइंस की बात कर रहा है वो, ये है नाजका लाइंस। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग इमेजेस। नाजका लाइंस, तो ये जमीन के ऊपर, पत्थर के ऊपर और मिट्टी के ऊपर, और पत्थर और मिट्टी के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, इस तरह से ये बनाई गई। वाओ, ये देखो। हाँ, ये है ओरिजिनल इमेज नाजका लाइन की। तो पेरू में बनाई गई है ये? हाँ, साउथ अमेरिका बोला ना उसने, साउथ हाँ, अमेरिका साउथ पेरू ही तो है। अमेरिका में पेरू है ना। मतलब पेरू और वो, हाँ, पेरू वगैरह ये सारी कंट्रीज में ही आती है। अच्छा, तो साउथ अमेरिका में ये बनाई गई वो बोल रहा है, ओके। मतलब ये जो चीजें बनाई गई, क्या नाजका उसका एक हिस्सा है? तो वो बोलता है हाँ हिस्सा है। तो वो कहता है कि ये सिर्फ जब ऊपर से ही देखी जा सकती है, मतलब कि आप उड़ रहे हो तो ही देख सकते हो, एक आम इंसान को बैठे हुए जमीन पे तो पता नहीं चलेगा कि बाजू में क्या वो डिजाइन बनाया हुआ है। तो इसका फायदा क्या था? तो कह रहे देखो, क्या कहते हैं, ये जो है ना, जो लाइन ये जो बनाई गई थी ना, नाजका लाइन जो इन्होंने बनाई थी, कह रहे हम्म। इनके अंदर भी एनर्जी थी और पावर थी, मतलब ऊर्जा भी थी हम्म। और शक्ति भी थी। कह रहे हम्म। इसलिए उस समय पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। अब मैम हो सकता है कि लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हो, वी डोंट नो ना किस तरीके की वो पावर का इस्तेमाल कर रहे थे उसके अंदर से नहीं, वो ये उस कह समय। रहा है कि इन लाइंस को एनर्जी से चार्ज किया गया था, वो हाँ एनर्जी जहां पे आप सर्विस टू सेल्फ करें। तो वो पूछ रहा है ना हाँ, आगे, डॉन पूछता है कि मैं वो थोड़ा कह रहे कि कंफ्यूज हो गया। वो कह रहे कि द फॉर्मेशन वर ऑफ बेनिफिट बिकॉज चार्ज विद एनर्जी ऑफ पावर। वो कह वही रहे हैं तो। कि ये जो है ना, हाँ हाँ, मतलब आप और हम ऑलमोस्ट सेम ही थे। हाँ, मतलब पावर, मतलब वो उसके अंदर ये ऊर्जा थी कि आपको शक्ति मिले ताकि आप सर्विस टू सेल्फ और दूसरों के ऊपर राज करें एक तरह से, मतलब हाँ, उस तरीके का। पावर इज दूसरों के ऊपर राज करना। तो दीज लाइंस एट ना, तो वो डॉन कहता है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। ये लाइंस जो नाजका में बनी हुई हैं, उनका इंसान अगर साथ में चल रहा हो उस जमीन पे, तो समझ में तो आना नहीं, वो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लाइंस हैं क्या नहीं, और कुछ नजर भी नहीं आएगा। मतलब धरती के अंदर ना ही उसके पैटर्न्स पता चलेंगे। हाँ डिसरप्शन समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप हाँ ऊपर जाओगे तभी आपको दिखेगा ये डिजाइन बना हुआ है। तो फिर हाँ। जमीन पे चलते हुए या उन नाजका लाइंस के ऊपर चलते हुए इंसान को उसका क्या फायदा? तो इसका जवाब रा देता है, कह रहा देखो दोस्त, आज के समय में तो हो सकता है तुम्हें ना दिखती हो ढंग से,
कह रहे परंतु उस टाइम पे 60,000 साल पहले कह रहे यहाँ पे पहाड़ हुआ करते थे। कह रहे उन पहाड़ों की चोटियों से जब वो नीचे देखते थे ना तो कह रहे साफ दिखती थी उनको। ओह, अच्छा। Earth was formed in such a way as to be visibly arranged in powerful structural designs from the vantage point of distant hills. Okay. तो इसका मतलब दूसरे शब्दों में यहाँ पर पहाड़ होते थे। तो हाँ, वही तो उसने जवाब तो दे दिया। पेरू में मैम आप आज भी देखोगे ना, पेरू अगर आप जाओगे ना कभी घूमने के लिए भी पहाड़ है। तो आप वहाँ देखोगे तो वहाँ पे पहाड़ अब आज भी बहुत बहुत पहाड़ है वहाँ पे। पेरू माचू पिचू, पेरू नाजका लाइंस। माचू पिचू तो ये जो है वहाँ पर भी एक सिविलाइजेशन रहा करती थी। वो शमन सिविलाइजेशन है ना? करेक्ट, शामन। पेरू में, वहां पे साउथ अमेरिका में वो शमन्स हैं जो वहां पे हीलिंग वगैरह सब करते हैं। ये रहा पेरू। हाँ ये जो है, ये देखो, ये जनरली यहाँ पर लोग बहुत जाते हैं क्योंकि कहते हैं जो यहाँ की जो एनर्जी है वो काफी हीलिंग है और वहां पे बहुत हीलिंग मोडालिटीज होती हैं, निकलती हैं। और पेरू का एक ये पहाड़ है जो मल्टी कलर्ड इस तरह से है बना हुआ, विच इज रियली मैम वियर्ड। यही तो आई थिंक यही माचू पिचू है ये। ये माचू पिच्चू है? नो, दिस इज माचू पिच्चू, दिस इज माचू पिच्चू। ये पेरू के दूसरे पहाड़ हैं, ये हैं दोनों पेरू में ही। ओके, लेट्स यार मूव मैम अहेड। अगर आप पेरू की हिस्ट्री में घुसेंगे तो उसी के अंदर ही घुसते चले जाएंगे आगे चलते। अभी भी सेशन ये काफी लंबा है। नहीं नहीं, खत्म होने वाला है, ठीक नहीं, हो तो गया खत्म। तो है। एक लास्ट सवाल। हाँ, ये लास्ट सवाल था। तो उसने यही हिल्स के बारे में आगे राह ने बोला है कि ये जो तुम्हें एरिया दिख रहा मैम है, इसके हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ये बहुत जगह पर पहाड़ों में बना है। मतलब उस जगह में बहुत सारे पहाड़ों के ऊपर बनाया गया है। टाइम स्पेस कॉन्टिन्यूस प्रोसीडेड विद विंड एंड वेदर। और हवा और मौसम और जो इतने सालों के वजह से वो खराब हो गया है, मतलब उठ हट गया है वहां से। जैसे बहुत सालों के वेयर एंड टेयर की वजह से होता है ना, तो उसकी वजह से तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहुत जगह पर बना हुआ था। हाँ तो इसका ये जवाब बोला। वो ये देता है, कहते हैं ये जो तुम सपाट सा देख रहे हो ना नीचे, यार पहले यहाँ पे ये पहाड़ के हिस्सा था। मतलब पहाड़ों के बीच में भी होता है ना मैम, जैसे अगर आप पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाओगे और उससे हाँ। नीचे देखोगे तो नीचे भी बीच में एक वैली टाइप की थी, हल्की सी बनी होती है, लेकिन वो प्रॉपर वैली नहीं। वो एक जगह होती है, एक जगह होती है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को जोड़ने के लिए। हम्म। कहता कि वहां बने हुए थे, कह रहे लेकिन मौसम और हवा का जो होता है ना, जैसे बारिश हो रही है, अब पहाड़ भी धीरे धीरे उनकी मिट्टी नीचे सरक के नीचे आती रहती है और हवा भी उसको काट रही होती है। कह रहा है उसको कुरेद कुरेद के उसने सपाटी कर दी उस जगह को। अब ये इस जगह पे पहाड़ नहीं है, ये बिल्कुल समतल हो चुकी है। तो आप ये अंदाजा मान लो 60 साल में एक जगह पहाड़ों से बिल्कुल जमीन भी बन सकती है, 60,000 सालों में। हम्म। विच इज ये क्रिएटर ने तो पूरी क्रिएशन देख लो, केवल हवा और पानी से ही क्रिएशन कर मतलब क्रिएशन ऐसे हो जाती है पूरे इसमें इस प्लेनेट पे तो इस तरीके वो से हो जाती है। तो इसका औरों पे भी इस तरीके से होती होगी शायद। तो इसका मतलब कि वो लाइंस जो आज नजर आ रही हैं वो असल में उस वक्त कुछ और ही थी, और ये तो सिर्फ हल्का सा एक हाँ ये नमूना रह गया है। हाँ ये नमूना रह गया। अभी लॉबी हाँ, में कौन वेट कर रहा है? लॉबी में। ओके। Is it possible we ask that you observe carefully the alignment of the instrument, otherwise you're conscientious? Is there any short query before we close? I intend in the next session to focus on the, मैं चाहता हूं कि अगले सेशन में 25,000 साल की जो पॉजिटिव एंटिटीज हैं उनके तरक्की के बारे में हम लोग बात करें, मैं ऐसा चाहता हूं। और मैं जानता हूं कि आप मुझे कुछ सलाह नहीं दे सकते, लेकिन मेरे हिसाब से मैं सही रास्ते पे और सही तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ सवाल जवाब के सेशंस में। एंड इतिहास के बारे में जो जानने की कोशिश कर रहा हूँ उस रास्ते पर भी मैं सही तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ। मतलब एक
जो डोर पग पकड़ी हुई है, क्या बोलते हैं उसको, पथ पकड़ा हुआ है। क्या आप मुझे इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो रा कहता है कि ये टोटली आपकी चॉइस है और मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं कह सकता। हाँ, अब हम ले सकते हैं सवाल जवाब यूट्यूब के। तो मैम नीचे से शुरू करते हैं, सबसे नीचे से शुरू करेंगे फिर ऊपर जाते हैं, ठीक है? मैं एक एक करके सवाल पिक करता हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ आज। मैं तो ऊपर से यहाँ शुरू पर करूं आप ऊपर से कर लो, चलो। क्योंकि जैसा आपको ठीक लगे आप सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। हाँ आज तो आज हमारे ग्रुप के कुछ और भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, वो देख रहे हैं कि मैं कैसे सेशन दे रहा हूँ। ठीक, और हंस रहे हैं वहां से कोई बैठ मैंने के। पूछा है स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, वो आप बताना चाहोगे? बिकॉज उसका एक्चुअली इससे ताल्लुक नहीं है। मैम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हम लोग, उसके बारे में वो पर्सनल सवाल हो अभी जाता है, इसलिए हम उसका जवाब नहीं दे सकते। ओके एंड it means if a tiger is killed by a person, tiger's learnings will be incomplete and he will be reincarnated again as tiger, not the next level. वो जवाब मैं ऑलरेडी आप दे चुके हो। जू में एवरी एनिमल इज देयर, सो उन पर्टिकुलर एनिमल्स के लिए इजी होता होगा। अगर उनको उनकी पहचान होती है, नाम होता है, प्यार मिलता है, तो हाँ। उसके अलावा व्हाट, बार बार स्लीप पैरालिसिस, न्यूटन, मैं तो ग्रेविटी स्टडी कर रहा हूँ, क्लास 11th का चैप्टर है। ग्रेविटी इज मिथ, गूगल इट। मैं अपने फ्रेंड्स को बता बता कर थक गया, बट बिकॉज ऑफ एग्जैक्ट रीजन आई डोंट नो, माय फ्रेंड्स थिंक आई एम मैड। मैम इसके लिए एक जवाब देना चाहेंगे हम, जवाब क्या अपनी बात रखना चाहेंगे। दोस्ती हम्म आप ही के साथ नहीं हुआ है, ये हमारे साथ भी हुआ है, हम भी बचपन में ऐसी हम्म तरीके की सोच के थे। इसीलिए आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 12th फ्लंक की हुई है। आप सोच सकते हो 12th में तो कोई भी फ्लंक नहीं करता है। हम्म। इसलिए फ्लंक की थी क्योंकि मेरे सवाल ही ऐसे होते थे। मुझे समझ अ, नहीं आता था कि ये कि इनफैक्ट हमारे ग्रुप में भी बहुत लोग हैं ऐसे, वो कहते हैं कि ये जो नॉर्मल स्टडीज है ना, ये समझ नहीं आ रही है बिकॉज ये रियलिटी से कहीं पर भी ना मैच नहीं कर रही है। हम्म यूनिक आइडियाज कहते हैं कि आप लोग घनिष्ठता बोलते हो, लेकिन ये असल में शब्द जो है वो घनत्वता है। इट डजेंट मैटर, आप हाँ समझ गए करेक्ट ना? करेक्ट। दैट इज मोर हाँ इम्पोर्टेंट। नीचे किसी ने कहा था कि कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, समझ गया। हाँ। um, हमने हमेशा से सुना है, we've been hearing forever that karma serves you what you deserve. Is that true? Yes, मैम फिर it से is. ग्रुप में कोई वेट कर रहा है, लॉबी में है। जी, आप जवाब दीजिए। क्या क्या मैम सवाल क्या था? वीरल का भी सवाल है यहाँ पर। सवाल ये था कि कर्मा जो है वो आपको, आप जैसे कर्म करते हो वैसे आपको फल मिलता है, क्या ये सही है? तो वो तो है। अगर क्रिएटर सब कुछ अच्छा ही बनाता, सब हैप्पी हैप्पी रहते, तो ऐसी दुनिया बनाने में क्या प्रॉब्लम थी क्रिएटर को? मैम उसने बता सब दिया यही ना, विदाउट पूछते हैं। पोलैरिटी एक्शन नहीं होता। मैम अभी आगे हाँ। जाके राय इसका इसी तरीके के सवाल अभी डॉन भी करेगा आगे। डॉन क्रिएटर भी का करेगा रोल, अभी आगे। क्रिएटर का रोल बिग बॉस के शो जैसा सिमिलर है। कंटेस्टेंट जाते हैं घर में और हम तमाशा देखते हैं। बिग बॉस का लोगो भी वन आई है। ये प्रॉब्लम्स के बारे में कहा, रैप्स किलिंग्स ये फ्री विल डिस्टॉर्शन के वजह से, बट लोगों के डिसीजन फ्री विल पर नहीं बल्कि एवी के प्रोग्रामिंग पर बेस्ड होती है। ये काफी हम्म हद तक सही है, काफी हद तक सही है। इन्फ्लुएंस, आप अगर देखो, अगर आप आपका थॉट प्रोसेस तेजी से काम तभी कर सकता है जब आप थोड़ा सा टाइम आप इधर उधर ना करके अपने लिए निकालना शुरू करो। तो अगर आपका दिमाग और चीजों के अंदर है ना, तो आप कभी भी इस डायरेक्शन में जा नहीं सकते, और आप इन्फ्लुएंशियल मोड में रहोगे हमेशा, आप इन्फ्लुएंस ही होते रहोगे किसी ना किसी से। हम्म इसलिए बुक को भी हम लोग जब कर रहे हैं ना, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई हमारे हिसाब से ऐसा और हमारे हिसाब से ऐसा है। हम तो कहते ही नहीं है किसी को, हम तो कहते हैं यार देखो फ्री विल है, और ये बुक जो कह रही है इससे आपको क्या, आप क्या सीखते हो, ये आप इस बुक से हर आदमी कुछ ना कुछ सीखता है अलग अलग तरीके से। ये आप क्या सीखोगे ये आपके ऊपर है। हम्म पोलैरिटी है, नेगेटिव पॉजिटिव प्लस फ्री विल विल जुड़ी हुई है, सो एवरीवन हैज टू डिसाइड ऑन देयर ओन। एलॉन मस्क की बात नहीं करनी। एंशिएंट एलियन सीजन 11 एपिसोड 2, वी आर फ्रॉम मार्स, हिस्ट्री चैनल विद अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग। मेरा एक सवाल है इसके ऊपर, मार्स वाली जो बात आती है बार बार के मार्स से लोग आए थे। आमतौर पे कहा जाता है मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस।
क्या ये सच है? मैम ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट ना अलग अलग हैं। वो हाँ, एक बुक लिख दी गई है कि मैन आर फ्रॉम मार्स और वुमेन आर फ्रॉम वीनस, ऐसे नहीं कह सकते। ये कहना मतलब कोई इसमें कोई लॉजिक, हमें कोई लॉजिक इस बुक के अंदर तो नहीं है कहीं भी। बाकी हो सकता है हो, अब किसी ने लिखी है नहीं, बुक तो कुछ लेकिन ना कुछ तो सोच समझ के लिखी होगी ना। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली अगर आप इन मार्स और वीनस की क्वालिटीज को देखेंगे, तो औरतों और आदमियों का जो एक्चुअल पर्सनालिटी है, कैरेक्टर है, बिहेवियर है, वो बिल्कुल मार्स और वीनस के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। मैम आप तो वीनस के, अब हम मना मैम उस स्टेज पर नहीं जाना चाह रहे, लेकिन हम अच्छा, बता ठीक है, देते हैं। आगे आगे बात करेंगे आप लोग इसके अभी बारे में। वीनस के लोगों से मिले नहीं हो, अगर आप मिल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो है कैसे। तो अभी हम उस डायरेक्शन में जाना नहीं चाहते हैं, तो छोड़ देते हैं इस टॉपिक को अभी। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आया कि आदमी, और ठीक है भगवान ने नेगेटिव एंड पॉजिटिव बनाया, तो सबको आदमी, सबको औरत, या सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाया, या आदमी औरत किस लिए बनाया? मैम क्रिएटर कभी कुछ डिसाइड नहीं करता है, फ्री विल नहीं, मरने क्योंकि के बाद भी लगी तो रहती है। सोल में तो कोई जेंडर नहीं होता, फर्स्ट सेशन में हम्म, आपने बोला था। बिल्कुल। तो फिर मैम धरती आप पे समझ थर्ड ही रहे हो, ये डेंसिटी पूरा में। यूनिवर्स एक्सपीरियंस है, पूरा यूनिवर्स एक्सपीरियंस है। तो वहां जाने के बाद, मरने के बाद, जाने के बाद सोल ये खुद चूज करती है कि मुझे अब ये वाला एक्सपीरियंस लेना है। तो ये जो आप फीमेल बने हो ना, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है इससे पहले आप मेल रहे हो। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं हम्म। पड़ता मैं पहले क्या थी। मैं ये पूछ रही हूँ कि जब सोल का कोई जेंडर नहीं होता, तो अब सब्जियों में भी मेल फीमेल होता है, पेड़ों में भी होता है, पंछियों में भी होता है, जानवरों में भी होता है। हमें सारी चिड़ियां एक सी दिखेंगी, लेकिन उसके अंदर कुछ मेल होती हैं, कुछ फीमेल होती हैं। कबूतरों का भी वही हाल है। इंसानों में भी मेल फीमेल बनाया है। उसके पीछे उसका मकसद क्या है, जब सोल ही एक है? और ये पोलैरिटी। मेल फीमेल के बाद अब एक नया स्यापा, मतलब वो गे और लेस्बियंस और ट्रांसजेंडर्स और वो सब एक और नई जाति बन गई है। जब मैम वो सब चीजों के बारे में बताएगा रा, खोल खोल के अभी देखना आगे। आपको जो ठीक है, जानना है ना, जो सवाल आपके दिमाग में, सब बताएगा रा। तो एसआर पूछ रही है या पूछ रहा है कि सारे नेचुरल दर्द क्रिएटर ने फीमेल को ही क्यों दिए हैं? मैम इसका एक ही जवाब है हमारे पास, हर किसी को अपना दर्द बड़ा लगता है दोस्त। दूसरे का हम्म, दर्द तो वही जानता है ना, उसको किसी को एक छोटे से बच्चे को सुई चुभो दोगे, उसके हेलो लिए वही हेलो बहुत बड़ा हेलो दर्द है। हेलो, औरत को पीरियड्स होते हैं, आदमी को नहीं होते। औरत को बच्चा पैदा करना है, आदमी को नहीं करना। नेचुरल दर्द की हाँ। बात कर रहे हैं वो। ये तो अब मैम आदमियों को वो नहीं तो, होते ना। अब मैम वो चीजें तो मैम खुद क्रिएटर में जिस दिन मर्ज हो फिर जाएंगे पूछ लेंगे मेनोपॉज कि ऐसा होता है, क्यों किया है। उसमें भी दुनिया भर की चीजें होती हैं, वो भी तो आदमियों को नहीं होती ना। अच्छा, एनीवे, लेट्स हाँ मूव मैम। अहेड। इस भौतिक जगत में सर्विस टू अदर के में कौन कौन से काम है, उदाहरण? अभी सर्विस टू अदर के भी उदाहरण, टॉप ऑफ द फूड मैम चेन। बता देते हैं, मैम बता देते हैं। देखो दोस्त, इसके लिए ना कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता। इसके लिए ये जरूर बता सकते हैं आपको कि अगर आप मेडिटेशन करोगे ना, तो स्लोली ग्रेजुअली ना आपका दिल ना बच्चे जैसा होने लग जाएगा, और आप ना एक बच्चे की तरह सोचने लग जाओगे। और जो बच्चा होता है ना, उसका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। ठीक है। तो ये जो सर्विस टू अदर्स होता है ना, एक बच्चे बच्चे के अंदर कुछ ज्यादा ही होता है। अगर आप उसे बोलोगे ना कि बेटा ये दे दो, तो भाग के जाएगा, वो लेके आएगा आपके लिए, ये लो जी। और उसका मन नहीं भी होगा, वो आपके लिए छोटा बच्चा फ्लावर फ्लावर बना के ले आएगा, कुछ लेके आ जाएगा। तो आप ये सोच के चलो, जैसे वो छोटा बच्चा कर रहा है ना, मैं अपनी रियल लाइफ में ऐसी इस तरीके की चीजों को मैं इसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ये आपको लग रहा है कि आप बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो नेक्स्ट डेंसिटी है ना, ये बिल्कुल ऐसी होगी, देखना कि आपको लगेगा अरे हाँ, तो आके हम बच्चे बन गए, अगर आप उस डेंसिटी में पहुंच पाए तो। और हाँ, ये जो आप कह रहे हो ना 51% कैसे करें, दोस्त आपको जानबूझ के कह लो या दिल से कह लो, आपको अपना एक्शन, आपका थॉट, आपकी सोच, आपका शब्द और आपका कर्म, तीनों का झुकाव इस डायरेक्शन में हो जाना चाहिए कि मुझे दूसरों की मदद करनी है। तो आप अपॉर्चुनिटी ढूंढो, ढूंढो कि किस तरीके से मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ, समझ रहे हो, या दूसरों की सेवा कर सकता हूँ। जब आप ढूंढने लगोगे ना, ऐसी अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली आपके पास आने लग जाएंगी। क्रिएटर देना शुरू करता है, क्योंकि आप मांग नहीं रहे हो, दिक्कत ये है।
जब आप मांगोगे तो क्रिएटर आपको वही देता चला जाएगा जो आप मांगोगे। इसका तो हम यही बता सकते हैं दोस्त। शिरीन क्वैत पूछ रही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अपना लेसन कंप्लीट कर लिया है। पता चल जाएगा यार दोस्त, टेंशन मत लो। जरूरी नहीं है, अच्छा देखो ये भी जरूरी नहीं है कि सारे लेसन आपने कंप्लीट कर लिए। आप देखो क्रिएटर ले रहा है एक्सपीरियंस, पर आपको ये 3 चीजें तो पता चल गई ना, जो कि अभी बहुत लोगों को नहीं पता है कि हाँ यार, एक सर्विस टू सेल्फ का पाथ होता है, एक सर्विस टू अदर्स का पाथ होता है, और एक बीच में लटका हुआ वाला होता है। देखो जैसे ही आपका झुकाव इन तीनों में से किसी एक, 3 बीच वाले तो बेचारे पता ही नहीं होता उनको, उनके साथ चल क्या रहा है, वो तो खोए हुए बच्चे हैं, उसने आज बता ही दिया। कह रहा उनकी छोड़ दो। कह रहा लेकिन अगर इन दोनों में से कोई पाथ अगर आपने डिसाइड कर लिया ना और उसकी तरफ निकल पड़े आप, आपकी जो, आपको याद होगा वो उसने क्या, सेकंड डेंसिटी में से थर्ड डेंसिटी में जाने के लिए वो जो इच्छा उत्पन्न होती है ना, कि मुझे भी ये करके देखना है, फिर वो इच्छा ही खींच के ले जाती है आपको उस डेंसिटी के अंदर। फिर ओरायन उस इच्छा की वजह से आपका एक्शन वैसा होता है, तब आप ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में निकल जाते हो। आप ये मत सोचो कि आपके लेसन क्या है, लेसन तो आपने ले लिए, आप ले भी रहे हो अभी, लेकिन आपको किस डायरेक्शन में जाना है ना, ये तो आप अपने दिल से मांग सकते हो ना क्रिएटर से। आप जो मांगोगे क्रिएटर दे देगा। ये सबसे बड़ी लॉ है पूरे यूनिवर्स की, आस्क एंड यू शैल गेट। जो मांगोगे वो ही दूंगा तुमको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरायन के जो लोग हैं जो धरती पे आके ये सब नॉनसेंस करते हैं, वो शुरू से एक ही बंदा ये सब करता है कि अलग अलग वक्त पे अलग अलग लोग आते हैं, मतलब ओरायन से आते हैं? और दूसरा, ओरायन वालों की उम्र कितनी होती है? मैम हर डेंसिटी देखो, हर डेंसिटी मिक्स होती है, तो जिनकी सोच ओरायन जैसी होगी उनकी एज यहाँ पर उसी के हिसाब से होगी। फोर्थ डेंसिटी में एक लाइफ स्पैन, मतलब एक साइकिल 10 मिलियन ईयर्स की हो जाती है, वो चाहे नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। ओरायन की? ठीक है, चाहे वो ओरायन हो मैम, देखो आप ये वही मैं कह रहा हूँ, अभी भी दिमाग में विभाजन है। आप ओरायन को लेके चल रहे हो, नेक्स्ट डेंसिटी में एक लाइफ स्पैन 10 मिलियन ईयर्स का है, एक लर्निंग का। ऐसी एक 3 साइकिल है, 10 10 10, 30 मिलियन ईयर्स की टोटल साइकिल है। हाय राम। तो अब वो चाहे ओरायन के लिए हो या आपके लिए हो, मतलब फोर डेंसिटी में कोई और जाने वाला हो, वो पॉजिटिव वाली में। फोर डेंसिटी 2 है, फोर डेंसिटी नेगेटिव, फोर डेंसिटी पॉजिटिव, मतलब ऐसे थर्ड विभाजन हो जाता है डेंसिटी वहां का पर। 75,000 साल, उसके 25,000 साल के 3 साइकिल, तो फोर्थ डेंसिटी में हाँ 10 लाख हाँ, का एक साइकिल? 10 इतना मिलियन और ईयर्स जीना मैम, पड़ेगा? 10 करोड़ मैम। एक 10 मिलियन ईयर्स कितना हो गया, 1 मिलियन हो गया 10 लाख, तो 10 मिलियन कितना हो गया, हे भगवान, एक पैदा ही करोड़ क्यों साल किया? बहुत मुश्किल है ये। अच्छा, तो फिर तो मोक्ष नहीं मिल मैम, गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मैम, ऐसा नहीं है। उस डेंसिटी में जाने के बाद वहां पे लेसन इतने जबरदस्त होते हैं ना, कि आपको इतना टाइम लग ही जाता है सीखने में। आपने कोई भी साइड चूज कर लियो, वहां पर ये नहीं होता कि वहां से ओराइन आके आपको तंग कर देगा, या इधर से तुम जाके ओराइन को तंग कर दोगे। नहीं, आप लोगों ने अपने अपने रास्ते ले लिए। हालांकि वॉर तो वहां पर भी हो जाती है इन लोगों की आपस में, हो जाती है, कह रहे, लेकिन ये वहां पे अपने अपने रास्तों पे होते हैं और अपने अपने लेसन लेते हुए निकल जाते हैं सारे के सारे आगे। माँ कसम। ठीक है। रितु पूछ रही है कि मेरी फैमिली में मैं अपनी फैमिली की सेवा कर रही हूँ, तो वो सर्विस टू अदर्स हुआ, लेकिन अगर कुछ कोई गलत करता है तो उन्हें समझाना, सलाह देना या उन्हें सही रास्ता दिखाना, क्या ये उनकी फ्री विल का उल्लंघन है? क्या मैं करना बिल्कुल चाहिए, है। नहीं करना चाहिए? बिल्कुल है। हम तो उल्टा बच्चों टांग की अड़ा किस देते हैं ऐसे आगे के, ऐसे इंसान के आगे टांग अड़ा देते हैं अपनी, कि जब गड्ढे में जा रहा है तो ढंग से जा, कम से बच्चों कम उस की साइड में तो किस पहुंचेगा। बच्चों की किस उम्र तक उन्हें हम करेक्ट करना चाहिए हमें, और किस उम्र के बाद हमें नहीं करना चाहिए? क्योंकि फैमिली में तो बच्चे भी मैम होते हैं ना। उस, उसके लिए मैम इनको पिछला सेशन देखना पड़ेगा, हमने ठीक है, पिछले तो सेशन में फिर क्लियर किया है वो। डायरेक्ट क्राफ्ट क्यों नहीं दिखाए बजाय स्टोन के सर के? ये भी सही है। अगर ओरायन में इतनी बिल्कुल सही। ताकत थी तो स्टोन के सर बनाने के बजाय सीधा क्राफ्ट से उतर के नीचे ही आ जाते। मैम उस टाइम तक ना एक्चुअली क्या होता है, देखो उस टाइम पे इन्होंने कर तो लिया था, लेकिन हाँ, अगर ये लोग सामने खुल के आ जाए ना किसी की भी, हाँ, तब उसको एक्चुअली में फोर्थ डेंसिटी का बंदा आके यहाँ पे थर्ड डेंसिटी वाले के सामने
एकदम से ओपन होके नहीं आ सकता और बिना उसकी आजादी का उल्लंघन किए। उसको आजादी का उल्लंघन माना जाता है यूनिवर्स में, तब लड़ाई हो क्यों? जाती है कन्फेडरेशन से, और कोई भी अपने लेवल से लड़ाई इनिशिएट करता नहीं है। क्यों? क्यों? मैम क्योंकि आपको याद होगा उसने कहा था कि थर्ड, पिछले कुछ सेशंस थे, पता नहीं कौन सा था वो, उसमें उसने कहा था कि अगर कोई फोर्थ डेंसिटी से थर्ड डेंसिटी के आके डायरेक्टली उसके सामने ओपनली आ रहा है, तो उसकी आजादी का हाँ। उल्लंघन है वो, अनलेस अंटिल वो एंटिटी जो थर्ड डेंसिटी में रहती है वो उसको बुला ले। अगर वो उसको बुला रहा है तो इसका मतलब वो उसे अपने घर पे आमंत्रित कर रहा है। हाँ। अगर वो जानबूझ के गया तो ये बिल्कुल ऐसा होता है कि ये 10th क्लास का लड़का जाके 9th क्लास के लड़के को पीट दे, बिल्कुल ऐसा होता है ये। वहाँ पे आज़ादी का उल्लंघन हो अच्छा, जाता है। एक मिनट, एक मिनट। आपने शुरू में जब शुरू हुआ था लॉ ऑफ वन, आपने एक फिल्म बोली थी देखने के लिए, द मैन हु स्टेयर एट गोट्स, ठीक है? करेक्ट। मैन हु स्टेयर एट गोट्स थी। नहीं, 1 सेकेंड, एक और फिल्म थी जिसमें बताया गया था कि 1956 में, पता नहीं कौन से साल में, जब एलियंस आए थे धरती पे अमेरिका में, एक आदमी आया था ना, क्या नाम था फिल्म का? आपने ही बताई थी, वरना मुझे कहाँ से अच्छा, मिलेगा अच्छा, नाम? अच्छा। हाँ, 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 मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा। वो बहुत अच्छी मूवी थी वो। हाँ, आप तो वो तो द सामने सॉर्सरर। लोगों के आया, वो तो फिफ्थ सिक्स जॉन सी भी अरे डेंसिटी से आया आया तो था। वो असलियत का नहीं था सीन, वो मूवी थी। एक नहीं, एक मिनट, उसके अंदर ये बताया गया कि एलियन को अमेरिकन्स ने कैप्चर किया, और एक बुक भी थी जिसके अंदर ये क्लैरिटी हुई थी, जहां पे ये सीआईए की बुक्स में ये नोट डाउन किया गया था, पिक्चर्स थे, वीडियोस थे, जो बाद में लीक हुए थे, थोड़ा सा उसका एक हिस्सा, कि इन लोगों ने एलियंस को कैप्चर किया था, और उसको मतलब जेल में जैसे एक तरह से बंद करके रखा था, उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उससे सवाल जवाब कर रहे थे, तो उसको पूछते थे कि तुम्हें हमारी लैंग्वेज कैसे आती है। तो वहां पे तो एलियंस इंसानों के सामने आए ना। मैम देखो मैम, ये जो टॉपिक अभी आप चीजें इसके अंदर ऐसी बोली हैं कि हम उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। हम एक सजेशन जरूर, हम ये जरूर बता सकते हैं कि हमने क्या किया। अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को डीपली जानना है, तो एक नाम ले रहे हैं हम, डॉक्टर स्टीवन ग्रियर। उसकी जितनी डॉक्यूमेंट्री है ना, सारी देख डालो, तुम्हें सारा ज्ञान हो जाएगा। डॉक्टर स्टीवन ग्रेयर। हाँ। अच्छा, ओके। जैसे टीवी में ऐड आती है उसका असर होता है हम पर उस तरह से, वो मतलब जो टेलीपैथी से ओरायन हमें प्रभावित करते हैं, वो वाली बात हुई। तो टीवी जो है, इंटरनेट जो है, ये भी तो सब ओरायन का ही बनाया हुआ है। मैम टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है, कौन सी चीज, ये अगर आपको ये जानना है ना टेक्नोलॉजीज आई कहाँ से हैं, तो उसके लिए आपको एक बुक पढ़नी पड़ेगी, द डे आफ्टर रॉसवेल। वो बुक पढ़ोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि इस धरती के ऊपर ये जितनी तो बुक पढ़ टेक्नोलॉजी आई है लेने कहाँ दो, से आई है। सादा डेटा डंप हो जाएगा, पहले ये बुक पढ़ लेने दो। ये लोग तभी मैम वहां, हम ज्यादा नहीं दे रहे, अगर आपने अपना डेटा डंप डाल दिया यहाँ पे सारी धाराशाही हो जाएंगे। हाँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मत बुक, फिल्म देखना ठीक है, 1-2 घंटे की फिल्म देख लेते हैं, अलग बात होती है। वो बुक पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो फिर ध्यान उधर लगा रहेगा। ये लोग यहाँ अर्थ पे आके ही लोगों के दिमाग में अपना थॉट डाल सकते हैं, या अपने प्लेनेट से भी ऐसा कर सकते हैं। अपने प्लेनेट से तो कुछ भी नहीं कर सकते दोस्त, यहाँ पर क्वारंटीन लगी हुई है। अब पहले के सेशन इसका मतलब देखे नहीं है अभी आपने, कि आप अपना हाँ। दिमाग का इस्तेमाल लगा नहीं पाए। हम्म। आपको बताया था ना उसने, विंडोज खुलती हैं, जो विंडोज खुल जाती हैं कभी कभी, उससे ओरायन हम्म। ग्रुप एंटर करता है। हम्म। पोर्टल्स जिसको बोलते हैं ना, कई बार पोर्टल्स में, जैसे इक्लिप्स आने वाला है करेक्ट, 14 तारीख को, करेक्ट, 30 तारीख करेक्ट, को करेक्ट। इक्लिप्स हुआ। कुछ डेट्स ऐसी होती हैं, ऐसे टाइम पे नेगेटिव और पॉजिटिव पोर्टल्स खुलते हैं। अच्छा, 25,000 years की डाउनलोडिंग हुई थी 2018 में। आई डोंट नो व्हाट दिस इज। क्या हुई स्टोनहेंज, थी? स्टारगेट्स, क्या विंडोज हुई थी? ड्रीम्स मिनट, में। एक मिनट, ये सवाल इंपॉर्टेंट सा लग रहा है मैम, एक क्या था ये? ये सवाल कहाँ है? वो कह रहा है कि अच्छा, उसको ओके। हुई थी। अच्छा, अच्छा, ओके। वो काफी टाइम से मतलब कुछ अन अनकनेक्टेड क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आई वुड रादर अवॉइड। ड्रीम्स में एलियन अगर कांटेक्ट करने की कोशिश करें, तो इसका मतलब क्या है? शुद्ध देसी कुकिंग। इसका
इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे किसी स्पेशल शायद काम के लिए भेजा गया है और वो आपको जगाने के लिए कोशिश करते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा ही हो रहा है ना, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा, मान लो कि आप शायद आपको मेडिटेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओके। इनर अर्थ अगर्था को ही कहते हैं क्या? दोस्त हमें इनके नाम नहीं पता है और हम लोग जैसे ही यूट्यूब पे भी देखते हैं ना कि भाई ये अकर्थन है या चूरियन है, वो फलाना है, वो ढिमाक है, हम उस चैनल को ही बंद कर देते हैं क्योंकि हमें पता है हमें अपने दिमाग में विभाजन नहीं चाहिए, हमें लॉ ऑफ वन की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हमें क्रिएटर से मतलब है। ये तो सारे भाई हैं ना हमारे, जितने भी हैं। अब वो गैलेक्सी में से कहीं से भी उठ के आए, अगर मैं कहूँ वो आर्क्टूरियन है, मैं कहूँ वो अगरथन है, वो ये है, विभाजन तो मैं खुद ही कर दिया अपने दिमाग के अंदर। तो कहाँ से इंक्लिनेशन हुआ वो सिंगुलैरिटी की तरफ? अगर सेल्फ हीलिंग के लिए कोई कुछ करता है तो क्या वो सेल्फ सर्विस टू सेल्फ है या सर्विस टू अदर्स है? सेल्फ हीलिंग के लिए कर रहा है। हाँ, वो फिल्म का नाम था द डे द अर्थ स्टूड स्टिल। यस लिली, थैंक यू, हाँ, हाँ, आई रिमेम्बर। जीवन में आत्मा को शांति कब मिलेगी, भगवान जाने कब मिलेगी। ये तो अभी 30 मिलियन और ऐसे साल बोल रहे हैं, भाई जीना पड़ेगा। इस तरीके के सवाल अगर ना ही करो तो अच्छा है यार, पता है हमारी भी आत्मा कहाँ होती है इस तरीके के सवाल सुन के। सही में। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चंस खत्म हुए और अब मैं यूट्यूब का सेशन भी खत्म कर रही हूँ। थैंक यू एवरीवन एंड बाय, गुड यार ये नाइट। जो लास्ट वाला था ना, ये जीवन में आत्मा को शांति कब मिलेगा, हम एक चीज बता सकते हैं दोस्त, इस लॉ ऑफ वन का ज्ञान ले लो और इस लॉ ऑफ वन के ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे ना, अपने आप ही खुशी मिलने लग जाएगी, जॉय मिलेगा, जॉय। और जब वो जॉय मिलेगा ना आपको, फिर अपने आप ही हो जाएगी आपकी लाइफ पूरी सेट, आपको इन चीजों के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हो गया मैम, वो सेशन खत्म करते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ। ओके।